हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। प्रीवियस मंथ में स्टार्ट किया था सेमेस्टर 2 का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर्स। मोर देन 50 लेक्चर्स हमने कंडक्ट किए थे एंड स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट ये वीडियो लेक्चर सीरीज को मिला था। ऑन स्टूडेंट डिमांड वी आर स्टार्टिंग द क्रैश कोर्स ऑफ सेमेस्टर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन दिस क्रैश कोर्स हम लोग फिजिक्स के दो सब्जेक्ट लेने वाले, दैट इज फिजिक्स फॉर इमर्जिंग फील्ड एंड द सेमीकंडक्टर फिजिक्स। Same for the chemistry, we are conducting two subjects. The first one is the engineering material and second is the environmental chemistry. In that crash course, हम लोग पूरा वीडियो एक वन शॉट में देखने वाले, पूरा चैप्टर एक वन शॉट में देखने वाले। With that, हम लोग सिंपल कंसेप्ट विद अ सिंपल टेक्निक विद नोट्स एंड क्वेश्चन ये सारे को डिस्कवर करेंगे। तो मेक श्योर जितना सपोर्ट लास्ट टाइम दिया था उससे ज़्यादा सपोर्ट दिस टाइम मिलना चाहिए। अपने जितने दोस्त लोग हैं सबके साथ ये चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब ये चैनल सो दैट हर एक के पास ये कंटेंट जाएगा। स्टार्ट करते क्रैश कोर्स। नाउ इंपॉर्टेंट डायोड्स, मतलब जितने भी डायोड्स सेमीकंडक्टर फिजिक्स में यूज होते हैं। स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड से, जीनर डायोड से। ये बेसिक डायोड हैं, सोलर सेल, फिर फोटोवोल्टिक सेल, एलईडी। ये मल्टीपल डायोड्स होते हैं सिलेबस में, लेकिन उसमें से कुछ 4 से 5 ही डायोड हमें सिलेबस में स्टडी करना है। सारे डायोड स्टडी नहीं करना है, लेकिन 4 से 5 डायोड मुझे स्टडी करना है। तो कौन कौन से डायोड इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सीरीज। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दैट इज अ फोटो डायोड। मतलब यहाँ पे लाइट फोटोन इंपैक्टेड होगा एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सर्किट क्रिएट करना है। तो क्या होता है फोटो डायोड, पहले समझ के लेते हैं। अगर अपने ट्वेल्थ के फिजिक्स में स्टडी किया होगा, सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर था ट्वेल्थ के फिजिक्स में। इन दैट सेमीकंडक्टर चैप्टर में फोटो डायोड वहां पे था। तो व्हाट इज अ फोटो डायोड? इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस typically made of silicon that converts light energy into the electrical energy। मतलब यहाँ पे इनपुट क्या होने वाला है, इनपुट होने वाला लाइट, एंड आउटपुट क्या होने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग अ फोटो डायोड। तो दैट इज बेसिक कंसेप्ट कि फोटो मतलब फोटोन। तो फोटो मतलब अपना क्लिक वाला फोटो नहीं, वाले वाला फोटो नहीं। फोटो मतलब यहाँ पे आएगा फोटोन, एंड फोटोन दैट इंडिकेट दैट इज लाइट and it converts light energy into the electrical energy. It consists of a PN junction with a transparent window to allow light to fall on the junction. तो अगेन आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, दैट इंडिकेट आपके पास पीएन जंक्शन तो होना चाहिए। बिकॉज पीएन जंक्शन को अगर मैंने एनर्जी दिया, फॉरवर्ड बायस बना है, तो अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाला इन टर्म्स ऑफ करंट। तो इट कंसिस्ट ऑफ द पीएन जंक्शन विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो। ऐसा एक विंडो जहां पे लाइट फॉल होगा। ये पीएन जंक्शन के जितने भी मेजॉरिटी कैरियर्स है, पी के पास पॉजिटिव होल्स एंड एन के पास दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, वो चार्ज होंगे। फॉरवर्ड बायस बनेगा, अपना काम बनेगा। नाउ चेक करते हैं फॉरवर्ड में काम करते हैं कि रिवर्स में। हम लोग सोचते हैं कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड में काम करता है, लेकिन फोटो डायोड फॉरवर्ड में काम करता है कि रिवर्स में, ये सोचना लायक। तो पीएन जंक्शन के ऊपर जब लाइट फॉल होगा उस विंडो के ऊपर, वो एक जंक्शन क्रिएट करेगा, and that junction will make a flowing of electrons and it will create electricity. Then what is the construction? The construction देखा तो सबसे पहले मैंने बोला कि पीएन जंक्शन तो होना चाहिए। तो पीएन जंक्शन कैसे होगा? The core of photodiode is a PN junction where p-type semiconductor that is a dope with acceptor impurities। मतलब इसका 100% प्योर नहीं। पी टाइप ये क्या होता है? एक्सट्रिंसिक होता है ना। अगर पहला चैप्टर प्रॉपर्ली स्टडी किया तो पी टाइप होता है एक्सट्रिंसिक, मतलब उसमें क्या होगा? इम्प्योरिटी होगा, बेसिक चीज। एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर दैट इज डोप विद डोनर इम्प्योरिटी। तो एन टाइप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा एंड पी टाइप में वहां पे दैट इज होल्स होगा। प्रोटॉन्स नहीं है, गलती से प्रोटॉन्स बोलो मत, इट्स अ होल्स। तो पी टाइप वी हैव होल्स एंड एन टाइप वी हैव इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को मैंने ज्वाइंट किया टुगेदर, बीच में एक जंक्शन बनेगा। तो ये डायग्राम हमने स्टडी किया था ऐसा। तो यहाँ पे पी टाइप है, यहाँ पे एन टाइप है, इनसे बेसिक स्टडी किया था। अगेन एक डायग्राम स्टडी करते हैं। तो दिस इज डायग्राम ऑफ द फोटो डायोड। प्रॉपरली स्टडी किया तो यहाँ पे पी टाइप मटेरियल यहाँ पे दिया, तो नीचे एन टाइप मटेरियल दिया। द थिकनेस ऑफ एन टाइप इज मोर देन द पी टाइप, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए ना। आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए। तो दैट्स व्हाई द एन टाइप का रीजन यहाँ पे ज्यादा दिया है, लेकिन पी टाइप का रीजन थोड़ा छोटा दिया। एंड बाकी यहाँ पे SiO2 का डिफ्यूजन है, दैट इज अ मेटल कॉन्टैक्ट क्रिएट किया, सिलिकॉन नाइट्राइड कनेक्शन किया, पैसिव ER दैट इज एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग किया। जितना लाइट आएगा ना उतना प्रॉपरली कंज्यूम होगा, एब्जॉर्ब होगा, रिफ्लेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा नहीं। दैट्स वी हैव पैसिवेशन एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। बीच में पीएन जंक्शन ये ब्लू कलर का फॉर्म हुआ। देन एन बैक है कॉन्टैक्ट डिफ्यूजन, यहाँ पे डिफ्यूजन एक फॉर्म किया, नीचे कैथोड कनेक्टेड किया। तो ऊपर एनोड कनेक्टेड है, दिस इज एनोड का पार्ट वी कैन से पॉजिटिव, एंड दिस इज कैथोड का पार्ट विच इज अ नेगेटिव।
एंड देन यहाँ से वायर कनेक्ट करते अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो एग्जाम में जब भी फोटो डायोड का क्वेश्चन आया, दैट टाइम को ये डायग्राम बनाना, नॉट नेसेसरी कि यही डायग्राम आना चाहिए, यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम बेस्ड ऑन द फोटो डायोड, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा फोटो डायोड का तो आपको कोई ना कोई बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम तो बनाना है। तो पहले हमने स्टडी किया फोटो डायोड का डेफिनेशन, देन डायग्राम हमने स्टार्ट किया एंड देन स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट क्या बोला, दैट इज पी एन जंक्शन। स्टार्ट करते नेक्स्ट वन, डिप्लीशन रीजन at the junction. Depletion region is formed where the mobile charge carriers, that is electrons and holes, are depleted. तो depleted मतलब क्या होगा, उनका मोमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। डिप्लीशन रीजन क्या होगा, एक बार ड्रॉ करते। तो पहले में हमने पीएन जंक्शन डायोड में स्टडी किया, अगर आपको पता नहीं तो एक बार वो पीएन जंक्शन डायोड का वीडियो देख लो। तो ये पी टाइप है, मतलब इसके पास सब पॉजिटिव जनता होगी, दिस आर द पॉजिटिव, एंड इसके पास एन टाइप है, मतलब क्या होगा, निगेटिव जनता होगा, ये सब निगेटिव के। नाउ आफ्टर सम टाइम जब एक दूसरे के साथ वो मिलेंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ के पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन डीआर। इसके बाद फर्दर ट्रांसमिशन होगा नहीं, ये हमने ए टू जेड स्टडी किया है इन द बेसिक चैप्टर 1 चैप्टर 2, एक बार देख लो, उससे बेसिक स्टडी किया। तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबाइल एक दूसरे के साथ मूवमेंट करेंगे, उसलिए उसको नाम दिया मोबाइल। मोबाइल मतलब उसका मूवमेंट होता है। तो एट द जंक्शन the depletion region is a form where mobile charge carriers, मतलब electrons and hole are depleted. Depleted मतलब प्लस यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड माइनस यहाँ पे शिफ्ट होगा, एंड लिविंग बिहाइंड रीजन विथ ओनली इमोबाइल आयंस। तो जब भी ये पॉजिटिव यहाँ पे जाएंगे तो निगेटिव को छोड़ के जाएंगे, एंड जब भी ये निगेटिव यहाँ पे जाएंगे तो पॉजिटिव को छोड़ के जाएंगे। दिस इज द बेसिक रीजन कि जब भी उसका मोमेंट होगा वो पीछे क्या छोड़ के जाने वाले, ओनली इमोबाइल आयंस, जो उनका मोमेंट नहीं होगा। तो जब भी हमने डायग्राम दिखा, यहाँ पे डिप्लेशन रीजन फॉर्म हुआ, ये पॉजिटिव वाले पब्लिक यहाँ पे गए नहीं ना, दीज आर द इमोबाइल, और निगेटिव थे जो यहाँ पे गए नहीं ना, दैट इज इमोबाइल्स। तो जिनके पास मोबाइल एक्टिविटी था, घूमने का ताकत था, उन्होंने ट्रांसफर मारा। जिनके पास खुद का ताकत नहीं था, हिम्मत नहीं था, दैट आर इमोबाइल आयंस, जो अपने जगह पे वैसे ही रहने वाले। And इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे प्लस माइनस सप्लाई देंगे, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव का, फॉरवर्ड बायस तो रिवर्स बायस बनाएंगे। ये पता चला। चाहते नेक्स्ट वन, ट्रांसपेरेंट विंडो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फोटो डायोड में होना चाहिए, दैट इज द ट्रांसपेरेंट विंडो। क्या होता है, a small window on the top of the device allows a light to pass through and reach the p junction। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट ये विंडो के ऊपर फॉल होगा, उसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा एंड पी जंक्शन को एक्टिव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेटल कॉन्टैक्ट्स। तो मेटल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, दे आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द डिवाइस टू कनेक्ट एक्सटर्नल सर्किटरी। आपने कोई भी सेल भी देखा होगा ना, सेल जो अपने को सप्लाई देता है, उसके भी प्लस एंड माइनस चार्ज होते हैं, हम लोग मेटल कॉन्टैक्ट करते हैं। तो मेटल कॉन्टैक्ट क्यों किया, टू क्रिएट कैथोड एंड एनोड, जो हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे, जहां से इलेक्ट्रिसिटी और वीकेंड से करंट फ्लो होगा। तो दिस आर द कंस्ट्रक्शन पार्ट। ऐसे कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आपको कोई भी बेसिक पॉइंट लिखना है। तो फोटो डायोड का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करो कंस्ट्रक्शन बेस, एंड देन पूरा कंस्ट्रक्शन, पी जंक्शन डायोड, डिप्लेशन रीजन, ट्रांसपेरेंट विंडो, मेटल कॉन्टैक्ट। बाद में एक्स्ट्रा लिखना, एक्स्ट्रा लिखो कि वहां पे एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होता है, SiO2 का कोटिंग होता है, सिल्वर डाइऑक्साइड होता है, ये सारी चीजें जो भी आपके पास है वो सारी चीजें आपको लिखनी। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन देख लिया। यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो व्हाट्स क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव चैट है, उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हो। एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं। साहिल, ओके, वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज है। फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ, मतलब जनवरी से हम लोग लेते हैं, फर्स्ट वीक से आई एम नॉट कनेक्टिंग विद एनी कोचिंग क्लासेस ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये पहले ही क्लियर करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी ख्यालों में खो रहे। तो फ्रॉम द जनवरी ऑफ 2025 आई एम नॉट कनेक्टिंग विद एनी इंजीनियरिंग क्लासेस। मतलब कॉलेज में लेक्चर चल रहे, प्राइवेट लेक्चर चल रहे, घर पे लेक्चर चालू होते, किसी छोटे क्लासेस में लेक्चर चले, बट आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनी कोचिंग क्लासेस। तो अगर कोई ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उनको पता नहीं होगा शायद से, लेकिन जिसको पता होगा तो मेक श्योर कि आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनी इंजीनियरिंग क्लासेस, एंड ड्यू टू सम रीजन, कुछ एकेडमिक्स में थोड़ा आगे जाना था, आगे बढ़ना था, इसलिए आई लेफ्ट माय प्रीवियस जॉब एंड देन आगे मूव ऑन हो गया। ठीक है, एक पॉजिटिव नोट पे एंड किया। चलो देन व्हाट इज DINU सेल्स की सर फिजिक्स का केटी बैच स्टार्ट करो पढ़ाना। ओके, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होगा अपना, तो मैंने पहले ही बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप हमने
एक गूगल फॉर्म अपलोड किया। ऑन दैट गूगल फॉर्म जितने भी केटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको सेमेस्टर 1 में केटी लगा है, अब तक रिवैल्यूएशन का रिजल्ट लगा नहीं लेकिन बेसिक रिजल्ट लगा है, तो केटी बैच के स्टूडेंट्स कैन फिल दैट फॉर्म। उस फॉर्म में हम लोग प्लानिंग करने वाले कि केटी का बैच कब स्टार्ट करना है, केटी बैचेस मेजरली हम ट्राइंग कि यूट्यूब पे लेना है, बिकॉज अगेन वो पेड कोर्स पे नहीं जाने वाला हूं मैं। आई एम मेजरली ट्राइंग कि यूट्यूब पे जाना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का उसमें कमेंट भी है कि सर ट्राई करो कि ऑफलाइन बैच अरेंज करो, ट्राई करो नहीं तो ऑनलाइन बैच अटेंड करो। बट आई एम नॉट श्योर वेदर उतना टाइम मैं दे सकता हूँ क्या, लेकिन अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम लोग एटलीस्ट यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सोन वी आर वर्किंग ऑन दी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एटलीस्ट, उसका केटी बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन थोड़ा टाइम दो। एंड अगेन तब तक सेमेस्टर 2 का स्टडी स्टार्ट करो। And आपको फिजिक्स 1 केमिस्ट्री 1 एटी होगा तो आपको बेसिक्स पता है क्या पढ़ना है, लेकिन ए टू जेड उसका नोट्स पीपीटी लेक्चर्स स्टार्ट होगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है? अपने जितने दोस्त है सबके साथ शेयर करो एंड देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा रिस्पॉन्स देखता हूँ मैं किसका रिस्पॉन्स ज्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बीडब्ल्यू किसका, एंड देन उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। वर्किंग ऑफ अ फोटोडायोड। व्हाट इज वर्किंग ऑफ फोटोडायोड? फोटोन एब्जॉर्प्शन, मतलब जो ऊपर से लाइट आएगा ना उसको हम लोग एब्जॉर्ब करने वाले। तो when a light of a sufficient energy, that is a photon, strikes the p-n junction, it is absorbed by the semiconductor material। जब भी ऊपर से फोटॉन्स आएगा ना, जब भी ऊपर से फोटॉन्स आएगा हम लोग बोलेंगे लाइट आएगा, वो लाइट ज्यादा से ज्यादा लाइट, वो विंडो, वो पूरा सिस्टम ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा। एंड ये एब्जॉर्ब हम लोग किसके पास लेके जाने वाले, दैट इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल के पास। एंड दैट्स विल गेट अ बेनिफिट। जितना ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स एब्जॉर्ब होगा ना उतना अपने को फायदा है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी करंट अपने को सिस्टम में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, तो आपको ऊपर से एनर्जी मिल गया, ये फोटोन क्या बनने वाला है, ये बनेगा एनर्जी। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन होल पेयर को मिला तो फॉरवर्ड रिवर्स वाइस में काम करना स्टार्ट करेगा। तो द एब्जॉर्ब एनर्जी क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एंड इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, लिविंग बैंड होल इन अ वैलेंस बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स खुद से नहीं जा रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स इमोबाइल थे, इमोबाइल, जो इलेक्ट्रॉन्स इमोबाइल थे वो भी खुद से चलना स्टार्ट होगा। मतलब अगर बेसिक हमने पी इंजेक्शन स्टडी किया तो पी इंजेक्शन में दिस आर द पी टाइप जहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव दिया है, दिस आर द एन टाइप जहां पे निगेटिव निगेटिव दिया है, एंड यहाँ पे निगेटिव शिफ्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट है। उसके बाद जर्नी खत्म हो गया, कुछ से नहीं हो रहा। हम लोग पॉजिटिव निगेटिव एक्स्ट्रा देते थे सो दैट फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस होता था, लेकिन अभी अपने पास इतना पैसा नहीं कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस खुद से बनाएंगे। एंड दैट्स हमने जो 16 रेज है उसको यूज किया, वो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस बनाने का काम करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अटके हुए थे उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा फोटॉन्स से एंड वो खुद से ट्रैवल करेंगे। तो किसी ने तो भी इनकरेज किया एंड देन उन्होंने उनका काम स्टार्ट किया। चार्ज सेपरेशन, so the built-in electric field in the depletion region separates the generated electron hole pairs, electrons are swept towards the n side and holes swept toward p side। मतलब ये क्या हुआ, जो डिप्लीशन रीजन बना था, जो डिप्लीशन रीजन, उस डिप्लीशन रीजन को पॉजिटिव एंड निगेटिव ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे एंड ये जो वॉल है ये टूटने का काम शुरू होगा। दिस इज नोन एज चार्ज सेपरेशन। पी टाइप का पॉजिटिव, एन टाइप का निगेटिव, जो पहले मूवमेंट होना बंद हुआ था अभी उनका मूवमेंट स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ द फोटॉन्स। आगे जाते, फोटो करंट जनरेशन, दिस मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन कॉन्स्टिट्यूट द फोटो करंट। ये सब कुछ होने के बाद लास्ट में अपने को जो मिलने वाला है दैट इज द फोटो करंट, और वी कैन से दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो फोटो करंट क्यों, बिकॉज फोटोन की वजह से क्रिएट हुआ है इसलिए इसको नाम दिया दैट इज फोटो करंट, लेकिन एक्चुअली में इसको करंट बोला तो भी चलेगा। तो फोटो डायोड दिया इसलिए वी कैन से दिस इज अ फोटो करंट जनरेशन। देन लास्ट वन, एक्सटर्नल सर्किट, जितना भी फोटो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करो, अपने को एट द एंड क्या मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। So the photo current can be measured by connecting the photodiode to an external circuit such as a voltmeter or you can say ammeter। तो voltage point of view voltmeter and current point of view ammeter हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज अ वर्किंग ऑफ photodiode, ठीक है? तो मेजरली दिस मच आंसर इज सफिशिएंट। फोटोडायोड के बारे में क्वेश्चन पूछा तो डिफाइन फोटोडायोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटोडायोड, वर्किंग ऑफ फोटोडायोड एंड उसका डायग्राम, दैट इज सफिशिएंट है। लेकिन सिलेबस में अगर देखा तो दे वांट एप्लीकेशन आल्सो, कि ये डायोड्स हम लोग कहाँ पे एप्लीकेशन देख सकते हैं। इसका इनिशियल डायग्राम एक बार मैं चेक करता, उसको भी अपडेट करते, डू नॉट वरी। लेकिन आज के सेशन में उसका इनिशियल डायग्राम नहीं, हम लोग आगे उसको अपडेट करेंगे। मेजरली उन्होंने डायरेक्टली स्पेसिफाई किया कि एप्लीकेशन भी आना चाहिए। Now what are the application? तो first we can use as a light sensors। तो फोटोडायोड कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे लाइट सेंसर्स यूज होता है। तो यूज इन वेरियस एप्लीकेशन लाइक लाइट मीटर्स, ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम एंड ऑप्टिकल इनकोडर।
मतलब लाइट प्रॉपरली सेंस होगा एंड उसके हिसाब से काम होगा। मतलब समझो एग्जांपल लेते हैं, घर में ट्यूबलाइट है, ठीक है, ट्यूबलाइट मैंने ऑन किया, लेकिन ट्यूबलाइट का जो इंटेंसिटी होता है कांस्टेंट है, जब तक वो खराब नहीं होगा तब तक एक ही लाइट आपको कंटिन्यूस लेनी होगी। लेकिन समझो बारिश का टाइम है एंड अचानक अंधेरा आ गया, तो ट्यूबलाइट का इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वो इंटेंसिटी जितना पहले था उतना ही वापस ही। तो ट्यूबलाइट के पास अगर मैंने लाइट सेंसर लगाया, तो बाहर का उसके पास लाइट कितना है उसके हिसाब से वो स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा एंड ट्यूबलाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो व्हाट वी आर सेइंग कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग लाइट जो भी सिस्टम है वो अपने को अपडेट करेगा। देयर इज अ चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द सिस्टम बाय एनालाइजिंग द अदर पैरामीटर्स। तो लाइट मीटर्स एंड बाकी सब सिस्टम वो एनालाइज करते हैं। तो कभी कभी देखा ना आपने, मॉडर्न एसी देखा, मॉडर्न एसी, तो नो नीड टू चेंज उसका वैल्यूज 1920, हाथ से कुछ नहीं करना है, वो सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है उसके हिसाब से खुद को एक मॉड्यूलेट करेगा। कि सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत हीट हुआ है तो एसी का टेम्परेचर डाउन होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड हुआ है तो वो थोड़ा सा खुद का टेम्परेचर बढ़ाएगा। दैट वी आर सीइंग अगेन, इट इज सेंसिंग द पैरामीटर्स। तो जैसे टेम्परेचर सेंस किया वैसे लाइट भी यहाँ पे सेंस होने वाला। फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज लाइट सेंसर्स। सेकंड, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इट इज एम्प्लॉय इन अ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर रिसीविंग द ऑप्टिकल सिग्नल। तो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम में भी हम लोग यूज करते सो दैट यहाँ पे सिग्नल्स पास ऑन होंगे। थर्ड पॉइंट जहां पे यूज करते हैं इमेज सेंसर्स, तो यूज इन डिजिटल कैमरास एंड अदर इमेजिंग डिवाइसेस टू कैप्चर द लाइट एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल इमेजेस। आपने देखा भी होगा कि जब भी फोटो निकालते हैं अच्छे स्टूडियो में तो वहां पे सब नीचे नीचे सब विजुअल सिस्टम होता है जहाँ पे लाइट फॉल होता है, दैट लाइट इज इम्पैक्टेड फुल, अगेन दैट लाइट ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इमेजेस। ठीक है, तो लाइट इज द सोर्स ऑफ सिग्नल ऑल्सो, जहां से हम लोग रेज पास कर सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? थ्रू द लाइट वी आर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। Then the solar cells, a special type of photodiode that converts the solar energy into the electrical energy। वो भी इसके ऊपर ही काम करता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा सोलर सेल में वो फोटोडायोड के कंसेप्ट से ही होगा। दीज आर द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का लिस्ट बढ़ सकता है, इस बेसिक 4 से 5 एप्लीकेशन लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो फोटोडायोड का सिंबल आपने ड्रॉ किया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसको मैं अपडेट करता हूँ एनर्जी डायग्राम एंड सिंबल के साथ। पर दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। तो फोटोडायोड का सिंबल आपने ड्रॉ किया तो वेल एंड गुड, लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज हम लोग थोड़ा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिख, ठीक है। बिकॉज सिलेबस में मेंशन किया कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑल्सो, तो एप्लीकेशन एक भी डायोड का छोड़ो मत। तो अगर आपने यहाँ पे उसका सिंबल बना है तो भी चलेगा। तो दिस इज द बेसिक सिंबल ऑफ फोटो डायोड। डायोड है एंड ऊपर से यहाँ पे एनर्जी फॉल होता है, ऊपर से लाइट फॉल होता है। दिस आर द सिंबल दैट यू कैन ड्रॉ इन दी फोटो डायोड। तो ऊपर से रेज फॉल होता है, ये रेज, ये लाइट अगर ये डायरेक्शन में बाहर दिखा है तो एलईडी बनता है। तो यू कैन ड्रॉ दिस फोटो डायोड आल्सो इन दी फोटो डायोड का कंसेप्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो डायोड। हमने पहला सेक्शन खत्म किया इन दी चैप्टर 3 आल्सो। जाते नेक्स्ट सेक्शन दैट इज दी सोलर सेल। तो स्टार्ट करते हैं सोलर सेल, उससे कनेक्टेड है। और सोलर सेल इज आल्सो नोन एज अ फोटोवोल्टिक सेल। It's a semiconductor device that directly converts sunlight into the electricity. Directly converts the sunlight into the electricity. फोटोडायोड का थोड़ा एप्लीकेशन डाइवर्सिफाई, इसका एप्लीकेशन एकदम वी कैन से स्टैटिक है कि इलेक्ट्रिसिटी मुझे जनरेट करना है सनलाइट से। फोटोडायोड का एप्लीकेशन का लिस्ट बहुत बड़ा है। तो सोलर सेल में कहाँ पे यूज करते हैं? अगेन इट्स अ फोटोवोल्टिक सेल, पीवी सेल, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर सिस्टम होगा जो सनलाइट को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। It is a typically consist of p-n junction which is formed by joining p-type semiconductor and n-type semiconductor। Again ये लाइन तो सेम कॉपी पेस्ट है, जो फोटो सेल में हमने देखा था, फोटो डायोड में देखा था, सेम लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट है कि यहाँ पे हम लोग पीएन जंक्शन यूज करने वाले, जहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर भी होगा जिसके पास होल्स होते हैं पॉजिटिव, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा जिसके पास निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। देन दिस इज द डायग्राम, कोई भी डायग्राम आप रेफर कर सकते हो, नॉट नेसेसरी दिस वन करना है। तो अगेन ये थोड़ा सा 3D शेप में दिया। यहाँ पे ऊपर जो लेयर देखा तो दिस लेयर्स बिलोंग्स टू एन टाइप, एन टाइप का लेयर। नीचे का लेयर देखा दिस आर दी पी टाइप जहाँ पे पॉजिटिव होल्स दिया, एंड दोनों के बीच में डिप्लेशन रीजन फॉर्म हुआ है, दिस इज डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो दिस आर दी ऊपर जो ग्लास होगा वो, दिस आर द मेटल कंडक्टिंग स्ट्रिप्स कनेक्टेड है। देन यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर यूज किया टू काउंट दी हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग। ऊपर से सोलर एंड सनरेज दिखा है, ग्लास का लेंस कनेक्टेड किया, बाकी सब चीजें नीचे कनेक्टेड है सबस्ट्रेट बेस के पॉइंट ऑफ। तो दिस इज थ्री डायमेंशनल डायग्राम ऑफ सोलर सेल। आप लोग इसको बना भी सकते, कोई भी डायग्राम बनाए तो वेल एंड गुड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेक श्योर कि ऐसा डायग्राम बनाओ दैट शोज कि उसका कंसेप्ट उस डायग्राम से क्लियर होगा। मेक श्योर यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाना है,
तो अगेन वो एन टाइप से पी टाइप के पास आएगा. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप. तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. तो डायरेक्शन थोड़ा सा स्टडी करो. उल्टा डायग्राम बना है, डायरेक्शन अगर आपने गलत दिखा है तो आपका मार्क्स रिड्यूस होगा. मेक श्योर कि मार्क्स कम नहीं करना है. इट शुड बी एटलीस्ट 70-80% मिलना चाहिए हर एक क्वेश्चन में. तो अभी जो मुझे रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनका फोटोकॉपी आ गया वो शेयर किया, तो इतना हॉरिबल पेपर लिखा है. मतलब क्या हैंडराइटिंग है, मतलब सैल्यूट. अभी मैं 2-3 फोटो नहीं दिखा सकता, 2-3 पीडीएफ नहीं दिखा सकता, लेकिन पीडीएफ अगर देखा ना, हैंडराइटिंग खतरनाक. कैसा भी लिखा, मतलब पांचवी सावी के बच्चे बच्चे होते हैं ना, उनका भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होगा. जिसने अभी भी हाथ में पेन लिया ना, वो भी लिखेगा ना एटलीस्ट 2-3 सेंटेंस, उसका हैंडराइटिंग अच्छा होगा. इतना गंदा हैंडराइटिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं. राइट नाउ यू आर इन इंजीनियरिंग, हैंडराइटिंग कुछ भी नहीं. कंटेंट जाने दो, कंटेंट के बारे में बाद में सोचते. हैंडराइटिंग कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिखना कुछ भी नहीं. मन में आया वो क्वेश्चन स्टार्ट किया. अरे तू जो क्वेश्चन फर्स्ट लिख रहा हो तुझे 100% आ रहा है क्या? बिकॉज अगर तू फर्स्ट 3-4 पेजेस प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लिखेगा, दैट शोज तेरा पढ़ के कुछ हुआ ही नहीं. तो इतना गंदा गंदा पेपर लिखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनको अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए. तो ऐसे स्टूडेंट्स को पास करना डिफिकल्ट है. एंड पेपर एक तो पीडीएफ फॉर्म में चेक होता है, हाथ से चेक होता ही नहीं. तो अगेन वो पेपर चेक करना मतलब डिफिकल्ट कैसे. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैसे भी लिखा है, एक बार खुद का पेपर खुद से देखो कि कैसे प्रेजेंटेशन दिया. तो मेक श्योर कि ये सारी चीजों के बारे में आप लोग थोड़ा सोचो कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करना है. नहीं तो कुछ फायदा नहीं. उस पेपर का प्रिंट आउट निकालो एंड किसी भी फैकल्टी को दिखाओ. सबसे पहले वो बोलेगा कंटेंट को गोली मार, तूने लिखा कैसे वो देख. आप अपने जूनियर कोई भाई बहन होगा उसको दिखाओ, भाई मैंने ऐसा पेपर लिखा, वो पहले हंसेगा. तो ये थोड़ा सा सीखो कि राइट नाउ यार इंजीनियरिंग, आपने इंजीनियरिंग जर्नी स्टार्ट की है. कंटेंट अपडेट होता है. आज तूने कम सीखा कल ज्यादा सीखेगा, आज कम नॉलेज है कल ज्यादा नॉलेज होगा. लेकिन प्रेजेंटेशन ये तेरा काम है ना. तूने 12 साल से कंटिन्यूस एक ही काम चले कि तेरा लिखना पढ़ना रिटन एग्जाम. 12 साल से एग्जाम कंटिन्यूस रिटर्न है, फिर भी तेरा प्रेजेंटेशन गंदा है. मतलब तूने 2 बोर्ड एग्जाम दिया, 10th का 12th का, फिर भी तुझे पता नहीं चल रहा कैसे लिखना है. इट्स गॉड विल सेल यू, गॉड विल सेव यू, ऐसे होगा. तो थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, सीरियस हो जाओ. ये ऐसा स्टडी है जिसके ऊपर आपको जॉब बनने वाला है. ठीक है. तो दिस इज लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ योर जर्नी ऑफ एजुकेशन. किसी ने मास्टर्स किया वो अलग की बात है, लेकिन मेजरली जॉब के लिए लास्ट 3-4 ईयर्स. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल. तो एक एक पॉइंट स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे. अगेन पी इंजेक्शन हम लोग यूज करने वाले. द कोर ऑफ अ सोलर सेल इज अ पी इंजेक्शन वेयर द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंट टुगेदर. तो मैंने यहाँ पे पी टाइप एंड एन टाइप प्रॉपरली एक साथ ज्वाइन किया, जैसे हमने फोटो डायोड में किया था वैसे भी. डिप्लेशन रीजन यहाँ पे फॉर्म होगा एट द जंक्शन. डिप्लेशन इज अ फॉर्म वेयर मोबाइल चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होल आर डिप्लीटेड लिविंग बियॉन्ड द रीजन विद इमोबल आयंस. दोनों कॉपी पेस्ट ही किया. तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ो मत. मैंने ट्राई किया कि जो कॉमन पार्ट है हर एक चीज में उसको एज इट इज फॉलो किया. तो जितने कॉमन कंटेंट है उसको मैंने एज इट इज फॉलो करने का ट्राई किया. अगेन वी हैव एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग. और 3 लेयर ऑफ एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग इज अप्लाइड टू द टॉप सरफेस टू मिनिमाइज द लाइट रिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन. तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, कम से कम रिफ्लेक्ट होगा, एंड सो दैट ज्यादा एनर्जी सोलर सेल का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा. मेटल कॉन्टैक्ट कैथोड एंड एनोड. तो मेटल कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सरफेस टू कलेक्ट द जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट. तो ज्यादा से ज्यादा करंट कलेक्ट तो होगा, लेकिन उसे कांटेक्ट करना मेटल के साथ तो सिस्टम के पास जाएगा. वोल्ट मीटर जो आगे सिस्टम है उसके पास जाएगा. तो दीज आर दी कंस्ट्रक्शन पॉइंट. आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हो, नो नीड टू वरी. आगे जाते वर्किंग ऑफ द सोलर सेल. एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं. ठीक है. तो मेक श्योर जिनको केटीए थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो. लास्ट 5 इयर्स के पेपर भी आपने प्रॉपरली पढ़ा ना, आई कैन गिव द गारंटी यू कैन स्कोर गुड मार्क. तो जितने ओल्ड स्टूडेंट है जितने न्यू स्टूडेंट्स, आप जस्ट लास्ट 5 इयर्स के पीवाई क्यू पढ़ो अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से. लास्ट 5 पीवाई क्यूज पेपर्स उसको भी थ्रो किया ना, थ्रो, फिर भी यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. अच्छा स्कोर आएगा, गुड स्कोर आएगा, सिर्फ पास नहीं. तो एनालिसिस करो पेपर्स का, एंड इफ यू डू द प्रॉपर एनालिसिस आपका स्कोर अच्छा आएगा. तो 5 पेपर्स लो लास्ट ईयर के, उसमें जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का खुद का नोट्स बनाओ, एंड डेली 2-2 क्वेश्चन खत्म करो. 2 क्वेश्चन एंड 2-3 सम. इतना भी आपने किया ना, आपका सब केटी प्रॉपरली क्लियर होगा. ये सारे पेपर्स को लागू है. जितना पॉसिबल है समझ के लो कंसेप्चुअली. जितना समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उसको और टाइम दो. इसलिए आपके हाथ में टाइम नहीं, एज इट इज उसको चतुर जैसे रट्टा मारना स्टार्ट करो.
बिकॉज वो चीज आज नहीं समझा कल समझेगा, लेकिन एग्जाम आज ही है, 2 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने एग्जाम होने वाला है। तो समझ में नहीं आ रहा है, ट्राई करो समझ के लेने का। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेक श्योर फॉलो द चतुर्गिरी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। एग्जाम इतना ही चेक करेगा तूने लिखा सही है कि नहीं। वो तूने रैंचो मेथड से लिखा है कि चतुर मेथड से लिखा है, वो सेकेंडरी होगा। तो एटलीस्ट पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी मेथड फॉलो करो, दैट इज लीगल, लेकिन अपने को पास होना है, अच्छा स्कोर लेके आना है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्लान उसके हिसाब से करो, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। फोटोन एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फोटोन एब्जॉर्प्शन, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द सोलर सेल, फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय द सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब भी ऊपर से लाइट फॉल होगा, जब भी सनलाइट ऊपर से फॉल होगा पैकेट के फॉर्म में, वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग फोटॉन्स कैप्चर करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एंड सेमीकंडक्टर सिस्टम के पास पास होगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन फॉर्म होगा, दैट इंडिकेट कि जितना भी यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इमोबाइल था, इमोबाइल जो खुद से रीजन को पास नहीं कर रहा है, वो अपना रीजन पासिंग स्टार्ट करेगा। द एब्जॉर्ब एनर्जी एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैलेंस बैंड द कंडक्शन बैंड। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में अटका हुआ था, वो कंडक्शन बैंड के पास जाएगा बाय टेकिंग द एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द फोटॉन्स। तो ऊपर वाले ने उसके ऊपर मेहरबानी किया, एनर्जी देके एक्स्ट्रा, एंड देन बैलेंस बैंड में जो अटका पड़ा था वो कंडक्शन बैंड के पास आएगा। तो लिविंग बिहाइंड हिंट्स द बैलेंस बैंड एंड क्रिएट्स द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। नेक्स्ट, चार्ज सेपरेशन। तो द built-in electric field in the depletion region separates the generated electron hole pairs. तो जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, वो दैट इज क्रिएटेड चार्ज सेपरेशन। तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा एंड पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, and मुझे क्या मिलेगा? एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टुवर्ड्स द एन साइड एंड होल्स आर स्वेप्ट टुवर्ड्स द पी साइड। तो ये पूरा कंटेंट हमने फोटो डायोड में स्टडी किया। करंट जनरेशन, द मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन constitute the electric current. Last point, it is connected with the external circuit. The generated current can be collected by the metal contact and used for the power electronic devices, or we can say electrical devices. Voltmeter, ammeter, जितना भी लोड वहां पे कनेक्टेड होगा, उनको एनर्जाइज करने के लिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए ये एक्सटर्नल सर्किट काम में आएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ अ सोलर सेल। लेकिन यहाँ तक आंसर खत्म नहीं हुआ। मैंने बोला था कि एप्लीकेशन सिस्टम में है, तो आपको एप्लीकेशन प्रॉपरली स्टडी करना है, ठीक है। तो व्हाट आर द एप्लीकेशन? रेसिडेंशियल एप्लीकेशन क्या क्या? रूफटॉप पैनल्स, सोलर वाटर हीटर्स एंड गार्डन लाइट। दिस आर दी रेसिडेंशियल वन। तो अगर आपने कोई बिल्डिंग के ऊपर देखा होगा, किसी सोसाइटी के ऊपर, तो रूफटॉप पैनल्स होते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते, जनरेट कर सकते। सोलर वाटर हीटर्स मेजरली प्लांट होते हैं। गार्डन का लाइट अगेन वो कनेक्टेड होता है, यहाँ पे गार्डन के लाइट का पोल होगा एंड ऊपर सोलर पैनल्स होते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, सोलर फार्म्स, बैकअप सिस्टम, ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का व्हीकल है उसका चार्जिंग। ट्रांसपोर्टेशन, तो सोलर पावर कार्स, मतलब ये अब तक इतना मार्केट लेवल पे आया नहीं, लेकिन ये काम अभी भी चालू है। देन बोर्ड्स एंड सैटेलाइट एंड ड्रोन, सैटेलाइट तो काम हुआ है, ड्रोन्स भी काम हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, वी कैन से ईवी बेस्ड, और वी कैन से सोलर बेस्ड सैटेलाइट एंड ड्रोन्स, ये काम स्टार्ट भी हुआ है। रिमोट एरियाज, ऑफ ग्रिड पावर, वाटर पंप, सोलर कुकर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर चार्जर्स, कैलकुलेटर, स्मार्ट डिवाइसेस। आपका कैल्सी, आपका जो इंजीनियरिंग कैल्सी है, वो भी हम लोग कह सकते हैं कि सोलर बेस्ड। तो कभी आपका बैटरी कैल्सी का खत्म हो गया, तो जस्ट सोलर रेस के पास लेके जाओ, वो कैल्सी ऑन होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बैटरी होना चाहिए, तो वो सोलर सेल से भी चालू होगा। तो आपने अपना कैल्सी दिखा होगा, तो कैल्सी के ऊपर वहां पे एक सिस्टम दिया है पीएन जंक्शन का। तो आपके मोबाइल, आपके कैल्सी में भी पीएन जंक्शन का दिया है, तो ऐसे थोड़ा सा रेडिश कलर में होता है एंड ऊपर ऐसे लाइंस होते हैं, दैट सेपरेट्स पीएन एन जंक्शन। मेक श्योर वो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा स्मॉल अमाउंट। देन मिलिट्री एंड इमरजेंसी, पोर्टेबल सोलर जनरेटर्स, डिजास्टर रिलेटेड। तो दिस इज द बेसिक कंटेंट ऑफ सोलर सेल। एग्जाम में सोलर सेल के बारे में कुछ भी पूछा तो उसका डेफिनेशन, उसके कंस्ट्रक्शन, उसका डायग्राम, उसका वर्किंग, उसका एप्लीकेशन, इट्स मोर देन सफिशिएंट। जीनर डायोड, जीनर डायोड हमने बीडब्ल्यू में स्टडी भी किया था। अगेन सेम पॉइंट कंटिन्यू होने वाला है। तो व्हाट इज द जीनर डायोड, हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहले हमने देखा था कि वी हैव पीएन जंक्शन डायोड। तो अपने पास पहले पीएन जंक्शन डायोड था, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड का प्रॉब्लम क्या था कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में अपने का काम देगा नहीं। जितना आउटपुट चाहिए उतना रिवर्स बायस में देगा नहीं। तो 50% काम करेगा, 50% काम करेगा नहीं। तो दैट्स वी हैव इन्वेंटेड, ह्यूमंस इन्वेंटेड, दैट इज जीनर डायोड, जो फॉरवर्ड बायस में काम करने ही वाला है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज जीनर डायोड इट्स द पीएन जंक्शन डायोड ओनली। कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स ऐसे यूज किए कि वो रिवर्स बायस में भी काम करेगा।
तो जीनर डायोड ऐसा डायोड है जो पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस में भी काम करेगा एंड रिवर्स बायस में भी काम करने वाला। तो समझ के लेते व्हाट इज द जीनर डायोड। द जीनर डायोड इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डायोड डिजाइन्ड टू ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। कौन से रीजन में? रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। रिवर्स बायस का ऐसा एक रीजन है जहाँ पे सिस्टम ब्रेकडाउन होगा। बहुत लोगों ने बोला भी होगा कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, जितना करंट फ्लो होता है वो भी माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। लेकिन ऐसा कंडीशन आएगा भाई कि माइनॉरिटी लोग हमला करेंगे एंड रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन क्रिएट होगा। रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन कंडीशन डैम कोलैप्स हो जाएगा। व्हाट डू मीन दिस कंडीशन? उसके पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म स्टडी कर लेते हैं। और इससे सिंबॉलिक फॉर्म ये पीएन जंक्शन एनोड जैसे ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जेड टाइप आपको दिखा होगा। दिस इज जेड टाइप स्ट्रक्चर, तो ये इसको बनाता है जीनर डायोड। अगेन इट्स a look like a p injection diode only, लेकिन this is belong to Z type pattern, so we can say this is Z-like diode। p injection diode दिखा तो p injection diode ऐसे दिखता है, उसको थोड़ा Z टाइप आपने बनाया तो ये Z-like diode बनेगा। अगर मैंने हाथ में इसको लिया तो कैसे पहचानना? दिस इज अ 2D डायग्राम ऑफ द एक्चुअल Z-like diode। तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट होगा, बाकी कलर कॉम्बिनेशन वेरी हो सकते हैं। ठीक है, चलो इन बिटवीन चैट बॉक्स देखते हैं कि वैभव राठौर से सर प्लीज एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम का वीडियो डाल दो मुंबई यूनिवर्सिटी का। वी आर वर्किंग, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो, बहुत टाइम लगने वाला है मुझे। जितना सिलेबस मैंने स्टार्ट किया उसको पहले एंड अप करते, बट आई एम ट्राइंग कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स सेमेस्टर 2 के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वैभव, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। सून तुझे कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा, तब तक तू पढ़ते जा। तेरे हाथ में जितना भी टाइम है, जितना भी तू खुद से कर सकता है उतना कर ले। ठीक है, तो बट आई कैन गिव द गारंटी कि जितना पॉसिबल मेरे साइड से इतना सारे सब्जेक्ट हम लोग लेने वाले हैं। ये जो 4 सब्जेक्ट किए उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनलाइक द रेगुलर डायोड्स which are primary used in forward bias, Zener diode exploit the phenomenon of a reverse breakdown to maintain the constant voltage across the terminal। मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में वो जाने वाला है so that एक कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल मेंटेन रहेगा। उसने रिवर्स ब्रेकडाउन क्यों किया? बिकॉज अपने को जो फॉरवर्ड बायस में कंडीशन मिला था उसी कंडीशन को मुझे सेटिस्फाई करके आगे जाना। रिवर्स बायस में पी इंजेक्शन डायोड ने काम नहीं किया था। अपने को रिवर्स बायस में काम भी करना है एंड सेटिस्फाइड काम करना है, सिर्फ करने के लिए काम नहीं करना। दैट कंडीशन इज नोन एज द रिवर्स बायस कंडीशन, ब्रेकडाउन कंडीशन विद कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। आगे जाते हैं, इसलिए कौन कौन से पॉइंट मुझे स्टडी करने, तो बेसिक देख लिया जीरो डायोड पता क्या एंड उसका हमने सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे स्टडी किया। नेक्स्ट रखते हैं आगे वाला टर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीनर डायोड में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, एक बार सबसे पहले देखते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या आता है। उसका नोटेशन आता है वीजेड। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का नोटेशन आने वाला है, दैट इज वीजेड। क्या होता है? तो दिस इज क्रिटिकल वोल्टेज एट व्हिच जीनर डायोड begins to conduct a significant reverse current। कि ऐसा एक पॉइंट जहां पे, ऐसा क्रिटिकल वोल्टेज का पॉइंट जहां पे जीनर डायोड करंट कंडक्शन स्टार्ट करेगा। एंड कौन सा करंट कंडक्शन? वी कैन से रिवर्स करंट कंडीशन। तो इट्स वेल डिफाइंड एंड रिलेटिवली स्टेबल वैल्यू। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब ऐसा एक वोल्टेज जो क्रिटिकल पॉइंट है, उस पॉइंट पे जीनर डायोड अपना रिवर्स करंट का जर्नी स्टार्ट करेगा। इट्स अ वेल डिफाइंड एंड रिलेटिवली स्टेबल वैल्यू। ये पॉइंट स्टेबल है, लेकिन उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट होगा ना वो खतरनाक है। इस ग्राफ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इन दैट ग्राफ आपको पता चलेगा कि जीनर ब्रेकडाउन रीजन कहां से शुरू होता है। देन वी हैव जीनर इंपेडेंस। जीनर इंपेडेंस मतलब जेड इंडिकेट फॉर इंपेडेंस एंड जेड टी मतलब जीनर का डायोड। तो जेड जेड टी मतलब इंपेडेंस हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, बीडब्ल्यू स्टडी किया था। एंड जेड टी मतलब जीनर का इंपेडेंस दिया इसके लिए। तो व्हाट दिस इज, this represent the dynamic resistance of the diode in a reverse breakdown region, and lower the Z indicate more stable voltage regulation। तो ये ऐसा रेजिस्टेंस है जो हम लोग रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में देखने वाले हैं। तो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में जो भी इंपेडेंस और वी कैन से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द डायनामिक रेजिस्टेंस, और वी कैन से जीनर इंपेडेंस। बहुत कम होना चाहिए सो दैट मुझे अच्छे क्वालिटी का वोल्टेज मिलेगा। जितना इंपेडेंस जीनर का कम होगा उतना स्टेबल वोल्टेज आउटपुट पे मिलेगा, जितना स्टेबल वोल्टेज रेगुलेशन आउटपुट सेक्टर में मिलेगा। मैक्सिमम रिवर्स करंट, दैट इज कितना यहाँ पे करंट क्रिएट होने वाला है। एंड रिवर्स बायस के लिए क्या होगा? रिवर्स करंट बोलेंगे, इट्स आई जेड मैक्स। आई जेड मतलब जीनर का करंट एंड मैक्स मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे। so this is the maximum reverse current that diode can safely handle without damage। without any damage
डायोड जो हैंडल करने वाला करंट उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम रिवर्स करंट। ऐसा करंट कि जो डायोड को डैमेज नहीं करेगा, वो उस चीज को हैंडल करेगा सेफली एंड विदाउट एनी वी कैन से कि डैमेजिंग जीनर का एनी कंस्ट्रक्शन का पार्ट। देन मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, दैट इज पीडी मैक्स। तो दिस इज द मैक्सिमम पावर दैट डायोड कैन डिसिपेट, टिपिकली एक्सप्रेस इन वैट। तो ये सारे कंडीशन मतलब वोल्टेज भी दिया है, इंपेडेंस भी दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है, करंट भी दिया है, पावर भी दिया है। तो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिए इन टर्म्स ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक। ये पॉइंट आपको प्रॉपरली स्टडी करना है। तो जीनर डायोड के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन है तो मेक श्योर ये की कैरेक्टरिस्टिक आपको एग्जाम में लिखना है, इट्स मोर इंपॉर्टेंट, उसको मिस मत करो। ब्रेकडाउन पॉइंट ऑफ व्यू वोल्टेज, इंपेडेंस और वी कैन से रेजिस्टेंस, रिवर्स करंट एंड पावर डिसिपेशन, सारे पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, जाते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑपरेशन ऑफ अ जीनर डायोड। जीनर डायोड काम कैसे करता है? तो ऑपरेशन ऑफ वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसे पी इंडक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता था, वैसे ही फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड काम करेगा। तो इन फॉरवर्ड बायस जीनर डायोड बिहेव्स लाइक अ रेगुलर डायोड और वी कैन से पी इंडक्शन डायोड, allowing a current to flow in a forward direction only। जो डायरेक्शन, जो वर्किंग, जो प्रिंसिपल, जो चीज पी इंडक्शन डायोड ने फॉलो किया था टू गेट द करंट इन द फॉरवर्ड बायस, वही थिंग जीनर डायोड फॉलो करने वाला है। तो यहाँ पे नया कुछ भी रॉकेट साइंस फॉरवर्ड बायस में आएगा नहीं। ब्लाइंडली फॉलो करो पी इंजेक्शन डायोड का फॉर्मूला, पी इंजेक्शन डायोड का ऑपरेशन। तो हमें दिस इज नॉट द प्राइमरी मोड ऑफ ऑपरेशन। जीनर डायोड को इसलिए नहीं बनाया कि वो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, वो तो नॉर्मल पी इंजेक्शन डायोड भी करता है। जीनर डायोड का ये प्राइमरी मोड ऑफ फंक्शन नहीं है, प्राइमरी मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं है। तो मतलब मैंने अगर किसी बॉलर को बोला कि भाई तू बॉलिंग अच्छा कर, ये हम लोग नहीं बोल सकते ना, उसको बॉलिंग अच्छा ही करना पड़ेगा। बॉलिंग अच्छी करते करते तो विकेट भी निकाल, जल्दी निकाल, ज्यादा से ज्यादा डॉट कर ओवर को, मिडल ओवर निकाल, ये एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। तो बॉलिंग अच्छा कर मतलब बाकी सारे पैरामीटर में अच्छा होना चाहिए। तो जीनर डाल मतलब फॉरवर्ड बायस तो करेगा ही, रिवर्स बायस में सबसे इंपॉर्टेंट उसका पैरामीटर चेक करना। नेक्स्ट, रिवर्स बायस में कैसे काम करेगा? देयर आर 2-3 कंडीशन। पहला कंडीशन स्टडी करते बिलो वीजेड। तो जो क्रिटिकल वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उसके पहले वो कैसे काम करेगा? ठीक है, तो व्हाट इज बिलो वीजेड? व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू जीनर डायोड एंड इट इज बिलो द जीनर वोल्टेज, ओनली अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। हमने ग्राफ भी स्टडी किया था, ऐसे ग्राफ स्टडी किया था हमने। तो दिस इज फॉरवर्ड बायस कंडीशन, रिवर्स बायस में ऐसा था। तो ये ऐसा पॉइंट है, मतलब यहां से यहां तक जो रीजन है उसको हम बोलेंगे बिलो वीजेड। बिलो वीजेड मतलब ऐसा पॉइंट है जिसके पहले करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज वेरी स्मॉल। एंड वो करंट कौन सा था? स्मॉल लीकेज करंट। लीकेज करंट क्यों बोला? बिकॉज माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ये करंट फ्लो रहा था। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ लीकेज करंट। तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो रहा था उसके लिए हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। तो बिफोर दिस वीजेड का अपन, उसके बाद तो भाई क्रांति होने वाला है, ग्राफ ड्रास्टिकली आपको करंट देगा। लेकिन उसके पहले जो हुआ है दैट इज नोन एज द बिलो वीजेड कंडीशन और वी कैन से बिफोर वीजेड कंडीशन। तो यहाँ पे ग्राफ हमने दिखा है, तो लेट्स स्टडी दिस ग्राफ। देखो ना, ये करंट एंड वोल्टेज का ग्राफ दिया। वोल्टेज बढ़ रहा था स्लोली स्लोली एंड करंट भी यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुआ। 0.7 वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन को लगाने के बाद ड्रास्टिक करंट मिला फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस अगर मैंने स्टडी किया यहाँ पे रिवर्स बायस का कंडीशन, तो रिवर्स बायस में एक पॉइंट तक यहाँ पे करंट बहुत छोटा था, दिस करंट इज नोन एज लीकेज करंट। उसके बाद सडनली यहाँ पे करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, दिस पॉइंट इज नोन एज वीजेड और वी कैन से ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये पॉइंट के बाद जो करंट फ्लो हुआ उसको बोलते हैं एवलांच करंट। सडनली एवलांच कंडीशन आया, मतलब जहाँ पे हिमालयन रीजन है वहां पे ऊपर का बर्फ कैसे नीचे जोर से गिरता है और एवलांच जो कंडीशन आता है, तो हिम वर्षा हम लोग उसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में मराठी जो भी बोलेंगे कि ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ आइस का। ठीक है, लैंडस्लाइड कैसे होता है बारिश में कि मिट्टी का स्टोन्स का होता है, यहाँ पे आइस का लैंडस्लाइड जो होगा उसको हम बोलेंगे एवलांच कंडीशन। तो सडनली करंट इतना जोर से बढ़ता है कि जस्ट यहाँ तक रीच होना चाहिए आपको। तो जब भी वोल्टेज अक्रॉस जीरो डॉट ये पॉइंट तक रीच होगा ना, उसके बाद सडनली यहाँ पे करंट फ्लो होगा सडनली, दैट कंडीशन नोन एवरेज। उसके पहले क्या है? उसके पहले लीकेज करंट है जो उसने यहाँ पे मेंशन किया। तो बिलो वोल्टेज वीजेड देखा, अब उसके आगे देखते हैं कि वीजेड पे क्या होगा। एट अ वीजेड व्हाट हैपन? as the reverse voltage reaches the vz, the diode enters in the reverse breakdown region। हाँ, ये रिवर्स बायस का कंडीशन ही है। रिवर्स का ब्रेकडाउन रीजन कब आएगा? व्हेन यू रीच टू द पॉइंट vz। जब आप लोग VZ के कंडीशन में पहुंच जाओगे, दैट कंडीशन इज नोन एज द ब्रेकडाउन रीजन का स्टार्टिंग। एट दिस पॉइंट द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड remains nearly constant
एंड इवन इफ द करंट थ्रू इट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। पर ये पॉइंट के बाद VZ एक बार आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, चेयर लेके बैठ जाओ। उसके बाद वो बैटिंग करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद करंट बढ़ेगा धड़ाधड़, लेकिन वोल्टेज बढ़ेगा नहीं, वोल्टेज मत बढ़ा। मतलब स्कूल के गेट तक ड्राइवर ने बस आके रोक दिया, अभी उसके बाद बच्चे लोग एकदम एग्जाम पेपर में मस्त सब कि अच्छा स्कोर लाके आएंगे। मतलब ड्राइवर स्कूल के डोर तक, स्कूल के गेट तक गाड़ी लेके आ, मतलब VZ एक पॉइंट तक आ गया। उसके बाद VZ मत बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ मत। ये पॉइंट पे आने के बाद डैम लीकेज होना स्टार्ट हुआ, डैम में तो ब्लास्ट हो गया एंड सडनली यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो ये ऐसा पॉइंट है जिसके बाद वोल्टेज नहीं बढ़ाना है, वोल्टेज नियरली कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा एंड करंट सडनली बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ एवलांच कंडीशन। Next one, this is due to the avalanche breakdown mechanism where the large number of charge carriers are generated and leading to the rapid increase in current. ये क्यों हुआ? Because suddenly ज्यादा number of charge carriers create हुए। अचानक कोई तो वहां से सपोर्ट लेके गया, तो सडनली जो ऐसा कंडीशन आया, हम लोग उसको बोले चार्ज कैरियर्स कंडीशन इंक्रीज हुआ सडनली। आपने एक वेब सीरीज देखा होगा कि पता नहीं, एक वेब सीरीज GOT, उसमें वो सीन ऐसे दिया था। तो गेम ऑफ थ्रोन का सीजन है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा सीजन है, 6 और 7 का, 6 और 7 के आसपास ही। तो जो जॉन स्नो होता है वो सामने वाले दुश्मन के साथ फाइट करते रहता है। And ऐसा एक कंडीशन आता है कि अभी कोई उसके साथ नहीं खड़ा है, वो अकेला खड़ा है एंड आजू बाजू में पूरे अपोजिशन पार्टी ने उसको घेर लिया एंड उसको लगता है अभी जिंदगी खत्म होगी। तो ये कंडीशन है कि उसने बहुत काम किया, बहुत अच्छा फाइट दिया, फिर भी उसको लगता है कि भाई इसके बाद कोई जीतेगा नहीं, हम लोग हार गए। एंड सडनली ऐसा कुछ होता है कि सामने वाला एक अपना जो दोस्त है वो पीछे से आता है एंड जो अपना एनिमी है उनको फाइट करता है, उनके साथ उनको अपोज करता है एंड अपना पार्टी जीत जाता है। वो एक बार सीन देख लो, वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे एंड इंस्टा पे आपको मिल जाएगा, मोस्टली यूट्यूब शॉर्ट्स पे। वो जॉन स्नो होता है, उसको सपोर्ट करने में कैसे पब्लिक आ जाता है। तो सडनली वहां पे एवलांच कंडीशन आ गया एंड बाजी पलट गई। यही यहाँ पे होने वाला, अपने को पहले करंट बढ़ेगा ही नहीं, करंट बहुत छोटा है, कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, कितना भी ताकत यूज करो, कुछ नहीं होने वाला। एक पॉइंट ऐसा आता है कि सडनली कोई तो मदद करने आता है और उस ट्रिगर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ ब्रेक डाउन वोल्टेज। वहां पे करंट बढ़ेगा। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होल्स यहाँ पे सडनली क्रिएट हुए, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, एंड करंट रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो एग्जाम में आपको दोनों पॉइंट लिखने वर्किंग में, बिफोर VZ एंड एट VZ। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो दिस ग्राफ आपको ड्रॉ करना है प्रॉपरली। अगर ये ड्रॉ नहीं किया ना तो मेक श्योर आपका आधा एक मार्क कट हो सकता है। तो जीनर डायट का कोई भी क्वेश्चन आने दो, दिस ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप दिस ग्राफ, ये ग्राफ स्किप मत करो। आगे जाते हैं। तो यहाँ पे जीनर डायट का बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन जीनर डायट का आ सकता है, दैट इज जीनर डायट का एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। कि वोल्टेज रेगुलेटर में जीनर डायट कैसे यूज होगा। सिर्फ होता क्या है देखो, कि कभी कभी अपने घर पे भी जितने भी बड़े बड़े डिवाइस है, एसी, तो जितने इंपॉर्टेंट डिवाइस है, एसी, देन फ्रिज, देन वॉशिंग मशीन, देन वी कैन से स्मार्ट टीवी, और कोई भी जितना होगा, जो ऐसे कंपोनेंट है कि जिनको कंटिन्यूस एसी सप्लाई चाहिए होता है, उनको कंटिन्यूस एसी सप्लाई अगर नहीं दिया तो बंद करेगा। इलेक्ट्रिसिटी गया तो इनमें से एक भी ऑब्जेक्ट चलने वाला नहीं। इन्वर्टर कितना भी लगाओ, गीजर के इन्वर्टर जनरेटर कितना भी लगाओ, ये इतना इफिशिएंटली नहीं चलेगा जितना इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस सप्लाई में चलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी गया तो ये बंद करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं गया, सडनली इलेक्ट्रिसिटी डीम हुआ, ऊपर नीचे हो गया, तो होगा कि ये चलेगा लेकिन जितना उसको वोल्टेज चाहिए उतना मिलने वाला नहीं एंड ये डैमेज होना स्टार्ट होगा। तो whenever there is a fluctuation in the input AC voltage, this devices may get damage, and ये डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई चाहिए, कांस्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई जो जीनर डायोड देने वाला है। तो वोल्टेज रेगुलेटर मतलब ये वोल्टेज को रेगुलेट करेगा एंड लोड के पास, तो वी कैन से लोड के पास मतलब एट द एंड अपने को अच्छा खासा सपोर्ट देने वाला है। This condition is known as Zener diode का application as a voltage regulator. एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जीनर डायोड के ऊपर कुछ भी बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, दैट टाइम यू शुड बी रेडी फ्रॉम योर साइड। कुछ भी मिस्टेक यहाँ पे करो मत, जीनर डायोड इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा वेटेज आपको देगा एंड प्रीवियस VEE के एग्जाम में भी आ चुका है जीनर डायोड। तो डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक व्हाइल स्टडीइंग द जीनर डायोड। इसका बेसिक कंपोनेंट स्टडी कर लेते, बेसिक पैरामीटर स्टडी कर लेते। Zener diode is used as a voltage regulator to maintain the constant output voltage across the load. तो जो भी लोड है, लोड मतलब एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, कुछ भी, उसके अक्रॉस कंटिन्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग काम करेंगे।
regardless of a variations in the input voltage or load current within a specified limit. तो जीनर डायोड ये वोल्टेज रेगुलेटर जैसे काम करेगा, जो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देने वाला है अक्रॉस द लोड विदाउट एनी वेरिएशंस इन द इनपुट वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट कितना भी ऊपर नीचे होने दो, जो आउटपुट साइड है वहां पे वोल्टेज कांस्टेंट आना चाहिए. ये अपना काम. मतलब तू वहां पे कुछ भी कर, मुझे हर महीने के 1 तारीख को इतना इतना तुझे अमाउंट देना है, एंड दैट इज अ कांस्टेंट अमाउंट. तू 2 लाख कमा लेकिन मुझे 1 लाख देना है, तू 10 लाख कमा फिर मुझे 1 लाख देना है. ये जो हमने जो पैरामीटर डिसाइड किए उसको हम बोले कांस्टेंट सप्लाई. ही यहाँ पे चाहिए. आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आने दो तो बहुत कम आने दो, जो भी कंपोनेंट आपके घर पे कनेक्टेड है लोड पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे सप्लाई कांस्टेंट आना चाहिए, जिसके लिए हम लोग काम करेंगे. दिस इज नोन एज जीनर डायोड का एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. तो दिस डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसको स्टडी करते हैं. यहाँ पे मैंने एक सप्लाई दिया वी ई. दिस इज अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई. हम लोग अभी डीसी के बारे में स्टडी करेंगे, बाद में यही कंक्लूजन हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं. एसी का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कॉस्टली एंड डैमेज पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा होता है, लेकिन डीसी इज एक्सपेरिमेंटल इजी पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो डीसी पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी यहाँ पे करते हैं. यहाँ पे वीन मतलब क्या होगा? अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई. ऐसा सप्लाई जो रेगुलेट नहीं, फिक्स नहीं, ऊपर नीचे हो रहा है कंटिन्यूसली. देन यहाँ पे मैंने सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया आरएस. आरएस स्टैंड फॉर सीरीज रेजिस्टेंस. देन यहाँ पे उसको कनेक्ट किया मैंने एक जीनर डायोड. दिस बिलोंग्स टू जीनर डायोड. एंड उसके पैरेलल में कनेक्ट किया आरएल, दैट इज लोड रेजिस्टेंस. मतलब ये एसी हो सकता है, ये फ्रीज हो सकता है, ये टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. उसके अक्रॉस क्या दिया? वोल्टेज दिया वी आउट. तो इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ये ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये स्टेबल होना चाहिए. यहां से करंट पास होगा आई. यहाँ पे आने के बाद करंट के पास 2 डायरेक्शन है. एक तो आरएल के पास जाएगा, नहीं तो वीजेड के पास जाएगा, जीनर के पास. यहाँ पे जितना करंट जाएगा दैट इज आईजेड. यहाँ पे जितना करंट जाएगा दैट इज आई एल. फ्रॉम द अबाउ डायग्राम वी कैन सी दैट कि आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल. पहला फॉर्मूला मुझे मिल गया. क्या बोला मैंने? कि आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल. ये फॉर्मूला मुझे मिल गया. एंड दिस आई, ये आई इज सेम एज करंट फ्लोइंग थ्रू आर एस. तो जितना करंट आर एस से फ्लो रहा था उतना ही करंट सिस्टम का. तो आई एंड आर एस बोथ आर सेम. तो जितना करंट आर एस से जा रहा है, जितना करंट यहाँ पे हमने मेंशन किया, ये दोनों सेम. तो पहला इक्वेशन पता चला, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल इज इक्वल टू इज, एंड इनमें आई इज इक्वल टू आर एस सेम ही. तो इक्वेशन क्या बोला मैंने? वापस बोलता हूँ, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई. तो ये आई यहाँ पे जाके आई एल एंड आई जेड में डिवाइड हुआ, दोनों का एडिशन अपने को आई देगा. एंड दिस आई एंड आई आर एस इज सेम. ये पता चला मुझे. उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन स्टडी करते. चलो, अभी वी आउट, वोल्टेज एट लोड, इट्स सेम एज वोल्टेज एट अ जीनर. बिकॉज दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है. एज बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, वी कैन से वी आउट इज इक्वल टू वी जेड. तो जितना वोल्टेज आउटपुट के पास होगा उतना ही वोल्टेज जीनर के पास है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो सेकंड इक्वेशन भी पता चला. जाते थर्ड इक्वेशन के पास, आई एल, आर एल एंड वी आउट, इसका फॉर्मूला बनाते कैसे? अगर देखो, वी आउट इज इक्वल टू ओम्स लॉ यूज किया तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ना, वी इज इक्वल टू आई आर, ऐसे होता है. तो वोल्टेज किसका? आउटपुट का, तो वी आउट. करंट किसका आएगा? दैट इज आउटपुट का, दैट इज आई एल. एंड रेजिस्टेंस कितना आएगा? दैट इज आर एल. लेकिन वी आउट क्या होता है? वी आउट इज सेम एज वी जेड. तो वी आउट एंड वी जेड सेम है. वी जेड आई एल इंटू आर एल, ये नया फॉर्मूला अपने को मिल गया. तो वी जेड इज इक्वल टू आई एल इंटू आर एल, ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया. एक और फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट वन. अगर मुझे निकालना है बेसिक चीज कि व्हाट इज द वोल्टेज बिटवीन वी आर एस, ये मुझे निकालना. देखो ना, इनपुट वोल्टेज वीन था, उसमें से कुछ वोल्टेज वीजेड के पास गया, वही वोल्टेज वी आउट के पास है, तो ये दोनों सेम है. तो वीन में से कुछ हिस्सा वीजेड के पास गया, तो बाकी हिस्सा किसका पास है? ये हिस्सा वी आर एस के पास है. तो वी कैन से वी इन इज इक्वल टू वी आर एस माइनस वी जेड. ये अपने को पता चला. तो व्हाट इज द वी आर एस? वी आर एस इज इक्वल टू वीन, सॉरी, वीन इज इक्वल टू वी आर एस प्लस वी जेड, दोनों का एडिशन होगा ना. तो वी आर एस क्या आएगा? वीन माइनस वी जेड. लेकिन वी आर एस क्या? वी आर एस इज इक्वल टू ओम्स लॉ यूज किया, आई इंटू आर एस, बराबर. तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते. तो आई इंटू आर एस इज इक्वल टू वी इन माइनस वी जेड. तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम? तो आई इज इक्वल टू वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर एस. ये आपका फॉर्मूला बनेगा. तो वापस फिर से बोलता हूँ, ये वीन सप्लाई, उसमें से कुछ पार्ट वीजेड के पास गया, तो बाकी पार्ट किसके पास है? आर एस के पास है. तो बाय फॉर्मूला वी कैन से इनपुट वोल्टेज दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, वी आर एस प्लस वी जेड. वी जेड एंड वी आउट दोनों सेम. तो वी आर एस कितना आएगा? वी इन माइनस वी जेड. वी आर एस क्या आएगा? करंट
into resistance. I into RS is equal to V in minus VZ. So what is I? That is V in minus VZ divided by RS. And ये I and IRS दोनों सेम है. करंट फ्लोइंग टू RS and the I both are same. तो ये सारे फॉर्मूले आपको दिखने हैं. एग्जाम में जब भी जीनर डायोड का एप्लीकेशन आएगा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, डायग्राम बनाना है एंड इनिशियलाइज करना है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ. आगे स्टडी करते हैं एक पॉइंट. तो व्हेन अ zener diode is operated in the breakdown region, the voltage across it remains practically constant for the large change in current. ये पहले भी अपने को पता है कि जब भी zener diode ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा तो उसका वोल्टेज अक्रॉस सिस्टम ये कांस्टेंट होने वाला है, वो चेंज नहीं होगा. एक बार उसने VZ अचीव किया ना, उसके बाद उसे कुछ नहीं करना एंड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वहां से फ्लो होती रहेगा. तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, जिसने zener diode स्टडी किया. A simple circuit of voltage regulator using zener diode is shown in figure. तो ऊपर डायग्राम में लास्ट स्लाइड पे हमने एक सर्किट बनाया जिसमें वोल्टेज रेगुलेटर zener diode का हमने ड्रॉ किया. A zener diode is connected across a load such that it is a reverse bias. zener diode एंड लोड हमने कनेक्ट किया पैरेलल में एंड सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, रिवर्स बायस का सिस्टम कनेक्ट होगा. मतलब एनोड एंड कैथोड अगर देखा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू सिस्टम रिवर्स बायस बनेगा. बिना रिवर्स बायस का zener diode कुछ काम करेगा नहीं, वो नॉर्मल फॉरवर्ड बायस जैसे काम करेगा. वो अपने को चाहिए क्या, आंसर इज 2. The series resistors RS absorb the output voltage fluctuation so as to maintain the constant voltage across the load. मतलब V in में जितना भी ऊपर नीचे हो रहा था ना, वो ऊपर नीचे कौन खाने वाला है, कौन एब्जॉर्ब करने वाला है, RS. एंड ये एब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी अच्छा क्वालिटी का वोल्टेज है वो किसको मिलने वाला है, लोड को मिलेगा थ्रू द zener diode. मतलब पानी में जितना भी खराब है वो फिल्टर साफ करेगा एंड फिल्टर साफ करने के बाद अपने ग्लास में जो पानी आएगा दैट इज अ कांस्टेंट, जो अच्छा खासा होगा. तो जो भी वोल्टेज और फ्लक्चुएशंस है इनपुट साइड में, उसमें से ज्यादा पार्ट कौन एब्सॉर्ब करेगा, RS. आई थिंक अच्छा खासा आउटपुट वोल्टेज जो अपने को मिलने वाला है कांस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो लोड के पास आएगा. If the input DC voltage increases, the current through RS and zener diode also increases. अगर इनपुट साइड का वोल्टेज बढ़ा तो करंट ऑफ RS एंड zener diode ये भी बढ़ेगा. सादी चीज है ना कि पानी अगर बारिश ज्यादा हुआ तो पाइपलाइन से पानी भी ज्यादा फ्लो होगा, बारिश कम हुआ तो पाइपलाइन से पानी भी कम फ्लो होगा. तो अगर इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, इनपुट डीसी वोल्टेज जाता है तो करंट थ्रू RS एंड zener diode भी बढ़ेगा. So voltage drop across RS increases and without any change in voltage across is zener diode. तो अगर यहाँ पे करंट बढ़ रहा है मतलब यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा एंड यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने के बाद वी कैन से विदाउट एनी डैमेज मुझे zener diode प्रॉपर्ली यूज करना है. तो यहाँ पे एक ही एजेंडा है, एजेंडा को याद रखो कि अपने को जो लोड कनेक्टेड किया एकदम लास्ट में उसका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट लेके आना है. वो कांस्टेंट लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो फ्लक्चुएशन का वोल्टेज है वो कौन एब्जॉर्ब करना चाहिए, सीरीज रेजिस्टेंस. तो एग्जाम में जब भी zener diode एज अ वोल्टेज रेगुलेटर आएगा तो डायग्राम बेसिक टर्म एंड ये वर्किंग लिख के आना. एक एक पैरामीटर यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं. तो पहले भी हमने देखा था कि 4-5 इक्वेशन स्टडी किया था प्रीवियस स्लाइड के ऊपर कि zener diode का वोल्टेज क्या आता है, V out इज इक्वल टू VZ. जितना वोल्टेज zener diode का था उतना ही वोल्टेज V out का आएगा. तो V out इज अ कांस्टेंट इक्वल टू zener वोल्टेज प्रोवाइडेड दैट V in इज ग्रेटर देन VZ. जितना इनपुट वोल्टेज है वो VZ से ज्यादा होगा. अगर ये एज्यूम किया तो V out इज इक्वल टू VZ आएगा. बिकॉज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं ना कि V in इज लेस देन VZ. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं. इनपुट वोल्टेज इज लेस देन VZ. इनपुट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द VZ. तो उसमें से कुछ पार्ट VRS में कंज्यूम होगा, जो RS कनेक्टेड किया रजिस्टर वो खा लेगा एंड थोड़ा सा पार्ट VZ को देगा एंड जो कन्वर्ट करेगा V out. ठीक है. देन देखा था करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर. हमने ये बहुत बड़ा सा डेरिवेशन सॉल्व किया था. कैसे सॉल्व किया था एक बार वापस करता हूँ. इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू कैसे देखा था, VRS प्लस VZ. तो VRS क्या था, V in माइनस VZ. देन बाय ओम्स लॉ VRS इज इक्वल टू क्या आएगा, IRS इंटू RS. IRS मतलब RS से कितना करंट पास हो रहा है उसका रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे पुट किया तो IRS इंटू RS इज इक्वल टू V in माइनस VZ. ये RS इंटू RS स्क्वायर मत लिखो, ये IRS उसका नाम है, RS एक्चुअल रेजिस्टेंस है. व्हाट इज IRS इज इक्वल टू V in माइनस VZ अपॉन RS. ये फॉर्मूला बन गया. तो दिस इज द करंट फ्लोइंग टू सीरीज रजिस्टर. तो जो सीरीज रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है उसमें से कितना करंट फ्लो होगा, ये देखा तो ये करंट वहां से फ्लो, दिस करंट विल फ्लो. दोनों इक्वेशन एग्जाम में याद रखो, दोनों इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशंस है. एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं. आगे जाते हैं नेक्स्ट वन. लोड करंट हमने देखा भी था. लोड करंट दैट इज करंट ऑफ फ्लोइंग थ्रू लोड कितना आता है, तो दैट इज V out इज इक्वल टू IL इंटू RL. लेकिन V out क्या आता है, VZ. तो VZ IL इंटू RL.
तो आई एल निकाला तो क्या आएगा, दैट इज वी जेड अपॉन आर एल, ये फॉर्मूला बन गया। तो यहां से तो फॉर्मूला बना है। नेक्स्ट जीना करंट, जीना करंट कैसे पता चला, देखो आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, केसीएल हमने यूज किया, आई एंड आई आर एस दोनों सेम है, क्या आएगा आई आर एस इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, तो वी कैन से आई जेड इज इक्वल टू आई आर एस माइनस आई एल। यहां से इक्वेशन आ गया। तो ये सारी इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, ये सब रामायण नहीं लिखना इतना बड़ा, आपको बेसिक इक्वेशन फॉलो करना है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। व्हाट डज इट से कि IZ must remain within a Zenith diode's maximum and minimum current rating to ensure the proper regulation। IZ का वैल्यू बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, वो बिटवीन द रेंज होना चाहिए, जो करंट का रेटिंग है उसके आसपास होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रेकडाउन रीजन होगा भी नहीं। तो ये बेसिक चीज है इसको। तो जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का क्वेश्चन है, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। लास्ट पॉइंट जो आप लोग को स्टडी करना है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड। तो हम लोग क्यों यूज करते हैं जीनर डायोड, और द वोल्टेज रेगुलेशन, कि अच्छा खासा वोल्टेज यहाँ पे रेगुलेट होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, तो टू मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। लोड मतलब क्या आता है, एसी टीवी फ्रीज हमने देखा था, यूज्ड इन पावर सप्लाई फॉर द स्टेबल आउटपुट, जितने पावर कंपोनेंट है वहां पे स्टेबल आउटपुट मिलना चाहिए, इसलिए हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं, सर्ज प्रोटेक्शन, मतलब इट प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक, सडनली वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ तो उसको बचाएगा, दिस कंडीशन नोन एज सर्ज। इट इज यूज्ड इन अ ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेसर, तो टीवीएस में यूज किया जाता है, जहां पे वोल्टेज सप्रेस होगा, सडनली वोल्टेज बढ़ गया तो उसको सप्रेस करेगा, कम करेगा। वोल्टेज रेफरेंस, तो इट इज स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज फॉर प्रिसीजन सर्किट, तो जो बेसिक सर्किट होते हैं वहां पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए उसके लिए रेफरेंस करेगा। इट्स इन एडीसी एंड डीएसी एंड वोल्टेज कंपैरेटर, एडीसी एंड डीएसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वहां पे यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या, वेवफॉर्म क्लिपिंग, जो भी वेवफॉर्म है ना उसको थोड़ा सा क्लिप करना है, मतलब यहाँ से कट कर वहां से कट कर प्रॉपर शिफ्ट, उस क्लिपिंग को हम लोग बोलते हैं क्लिप अनवांटेड वोल्टेज पिक्स इन द सिग्नल प्रोसेसिंग। जो भी वोल्टेज ऊपर जा रहा है तो ऐसा वोल्टेज जाना चाहिए था, लेकिन सडनली ऐसा हो गया, तो ऊपर का पार्ट कट करो एंड प्रॉपरली नीचे का पार्ट फॉलो करेगा। इट इज यूज इन वेवफॉर्म शेपिंग सर्किट, वेवफॉर्म को प्रॉपर शेप देना है, दैट टाइम आल्सो वी कैन यूज Zener diode। देन स्विचिंग एप्लीकेशन, that's when switching regulators and voltage directors and helps in transistor biasing circuit। तो अगेन जो स्विचिंग ऑपरेशन है ऑन ऑफ, उस सिस्टम में लोग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ Zener diode। तो Zener diode के ऊपर मुझे तो श्योर है कि एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज मॉड्यूल 3 में सबसे इंपॉर्टेंट वही है, और दो डायोड बाकी, दैट इज वैरेक्टर डायोड एंड गन डायोड, आगे हम लोग स्टडी करने वाले। स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट पार्ट, दैट इज अ वैरेक्टर डायोड। व्हाट इज अ वैरेक्टर डायोड, अगर मैंने यहाँ पे स्टडी किया तो आपको यहाँ पे सबसे पहले उसका क्या दिया, डायग्रामेटिकल फॉर्म दिया सिंबल के फॉर्म में, एंड स्टडी करते डेफिनेशन। तो वैरेक्टर डायोड क्या होता है एक बार देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर मैंने सिंबॉलिक फॉर्म देखा, तो सिंबॉलिक फॉर्म मुझे यहाँ पे पता चलने वाला, दिस साइड इज एनोड, दिस साइड इज अ कैथोड। ये थोड़ा सा पीएन जंक्शन जैसे ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे कर्व दिया, दिस कर्व इंडिकेट यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स्ट्रा कनेक्ट किया। तो व्हाट इज अ वैरेक्टर डायोड, इट इज सेम एज पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट किया, दिस कैरेक्टर इज नोन एज वेरिएबल कैपेसिटर, एंड इसका नाम दिया है वीआर, वेरिएबल मतलब वेरिएबल एक्टिंग डायोड। जो कैपेसिटर मैंने यहाँ पे कनेक्टेड किया है वो पीएन जंक्शन के साथ कनेक्ट किया, तो दिस इज बेसिक डायोड। तो ये जो कनेक्टेड है बेसिक डायोड है, साथ में एक क यूज किया, दैट इंडिकेट कैपेसिटर होगा। तो वैरेक्टर डायोड इज अ वेरी कैप डायोड, और वी कैन से ट्यूनिंग डायोड। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड that operate in reverse bias and act as a variable capacitor। तो वेरिएबल कैपेसिटर जैसे बिहेव करेगा, डायोड दिया, स्पेशली कहाँ पे काम करेगा, रिवर्स बायस में, बिकॉज रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड काम नहीं करता। तो पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस पे काम नहीं करेगा, तो हम लोग उसका ऑप्शन ढूंढने के, कोई पर्सन अगर काम नहीं करता है तो अपने को उसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वन वी आर यूजिंग वैरेक्टर डायोड इन अ रिवर्स बायस विद द वेरिएबल कैपेसिटर। इसका फायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, तो ये हम लोग देखेंगे। तो व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल, स्टार्ट करते हैं, बेसिक पॉइंट स्टडी कर लेते हैं। इट्स बेस्ड ऑन द कैपेसिटर्स ऑफ वेरिएशन ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस में काम करेगा ना, तो हम लोग कैपेसिटेंस वेरिएट करेंगे, पहले कम था अभी ज्यादा होगा, देन और कम होगा, डिपेंड। तो कैपेसिटेंस का जो भी वेरिएशन आएगा इन द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, वो इसका बेसिक प्रिंसिपल है। व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेस, द डिप्लीशन रीजन वाइडन्स एंड रिड्यूसिंग द जंक्शन कैपेसिटेंस। मतलब जब भी हम लोग रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाएंगे ना, तो हमने पहले भी देखा था डिप्लीशन रीजन का साइज बढ़ता है, तो वाइडन्स मतलब इंक्रीज होगा।
तो वाइडन का मतलब होता है इंक्रीजेस। तो जब भी रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ता है, हमने स्टडी भी किया था रिवर्स बायस में कि डिप्लीशन रीजन का साइज बढ़ते जाता है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन का साइज कम होते जाता है, बिकॉज एक टाइम के बाद टूटने वाला है। लेकिन रिवर्स बायस में होता क्या है, मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, पी टाइप का पॉजिटिव एंड एन टाइप का निगेटिव, वो भाग जाते हैं, वो अट्रैक्शन की वजह से भाग जाते हैं, एंड एक बड़ा सा स्पेस डिप्लीशन रीजन को मिलता है, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन बढ़ने वाला है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट पहले भी स्टडी किया था, एक बार देख लो प्रीवियस वीडियोस में। उससे क्या होगा, जो कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस है, उसका रिडक्शन होगा। तो whenever there is an increase in the reverse bias का वोल्टेज, आपको पता होना चाहिए डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, एंड जो जंक्शन कैपेसिटेंस का मतलब अपना सी का वैल्यू, कैपिटल सी का वैल्यू क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो बेसिक बात समझ में आ गया। आगे जाते, कन्वर्सली डिक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज नैरोस द डिप्लीशन रीजन एंड इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। उल्टा किया, तो रिवर्स बायस जो पहले इंक्रीज हुआ था, अभी डिक्रीज किया, तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो पहले बड़ा था वो कम होते जाएगा, नैरो होगा, एंड जो रिड्यूसिंग जंक्शन कैपेसिटेंस था वो भी बढ़ना स्टार्ट होगा। तो वाइस वर्सा स्टेटमेंट, तो कन्वर्सली उसने बोला है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे स्टडी किया, तो रिवर्स बायस का वोल्टेज अगर मैंने इंक्रीज किया, तो डिप्लीशन रीजन वाइडन होगा, मतलब इंक्रीज होगा, एंड जंक्शन कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। लेकिन रिवर्स बायस वोल्टेज अगर मैंने डिक्रीज किया, तो डिप्लीशन रीजन का साइज भी डिक्रीज होगा, बट कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बेसिक कंसेप्ट है, सीख लो। And ऐसे ही कंसेप्ट एग्जाम में आपको लिखना है, भूलो मत। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 5 डायोड, 5 में से एग्जाम में कोई भी 2 डायोड पूछेंगे, 3 से 5 मार्क के लिए। थोड़ा सा नए पैटर्न का सिलेबस है, इसलिए वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 5 क्वेश्चन, 5 डायोड से, उसमें से 2 डायोड तो क्वेश्चन पूछने वाले, 3 से 5 मार्क के लिए। तो पकड़ के चलते कि 6 to 10 मार्क का वेटेज ये चैप्टर को कम से कम मिलने वाला, 6 to 10 मार्क का वेटेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इसका बेसिक पॉइंट तो स्टडी किया, वर्किंग स्टडी करते। रिवर्स बायस ऑपरेशन, द वायरेक्टिक डायोड इज ऑलवेज रिवर्स बायस। वायरेक्टिक डायोड उसका काम ही रिवर्स बायस से स्टार्ट करेगा। जीनर डायोड ऐसा नहीं है, जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है, वायरेक्टिक डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करने के लायक है नहीं, उसको डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करने वाले रिवर्स बायस के मोड। In that we can say the positive terminal of a power supply is connected to n region and the negative terminal is connected to p region। मतलब p टाइप का हम लोग देंगे, दैट इज -1, एंड n टाइप का हम लोग देंगे +1। उससे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, डिप्लीशन रीजन क्या होगा, बढ़ेगा। ये सारे पॉइंट हमने पहले भी स्टडी किए थे। आगे जाते क्या दिया, अंडर द रिवर्स बायस नो सिग्निफिकेंट करंट फ्लोस थ्रू डायोड बिकॉज डिप्लीशन रीजन एक्ट एज इंसुलेटर। रिवर्स बायस में क्या होता है, कम से कम करंट फ्लो होता है, हमने देखा था। जितना भी करंट फ्लो हुआ वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो हुआ था, माइनॉरिटी कैरियर्स। करंट इतना छोटा आता है ना कि माइक्रो एम्पियर में आता है, मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर, मतलब 0.0000001, इतना कम करंट आता है। एंड वो भी माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आता है। स्पाई हमने देखा था, डंकी टेक्निक, जो बजरंगी भाईजान का टेक्निक, वो हमने देखा था। इन दैट केस डिप्लीशन रीजन का साइज बढ़ता है, डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम एक्ट एज इंसुलेटर। ये किसके जैसे काम करेगा, इंसुलेटर जैसे काम करेगा। आगे बढ़ते, सेकंड पॉइंट क्या दिया, डिप्लीशन रीजन एंड कैपेसिटेंस चेंज। तो पहले रिवर्स बायस का स्टडी किया हमने, आगे बढ़ते डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस चेंज क्या थी। डिप्लीशन रीजन इज द एरिया अराउंड द पीएन जंक्शन वेयर फ्री चार्ज कैरियर्स आर डिप्लीटेड। एक ऐसा रीजन है जहां पे पुराने पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ आए। तो अगर हमने डायग्राम वापस बनाया, तो यहाँ पे पी टाइप था, यहाँ पे एन टाइप था, इसके पास पॉजिटिव वाले लोग थे, इसके पास निगेटिव वाले पब्लिक थे। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो इसके पॉजिटिव थोड़े यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इसके निगेटिव थोड़े यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो पहले जो पुराने पॉजिटिव है वो एन टाइप के पास आ गए, और पुराने निगेटिव वो पी टाइप के पास आ गए। ये रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो जो पिंक पिंक कलर में दिया, दैट इंडिकेटेड डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हुआ था फ्री चार्ज कैरियर्स का डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था। अब इसके बाद क्या करते हैं, वो बॉर्डर को, बाकी सब पब्लिक को क्रॉसिंग से बचाएंगे, अवॉइड करेंगे, हाथ में बंदूक लेंगे, बोलेंगे हम लोग इस बॉर्डर के सोल्जर्स हैं, आपको जाने नहीं देंगे, आपको वीजा दिखाना पड़ेगा। दैट इज द सेम। तो पहले बॉर्डर नहीं था, उन्होंने क्रॉस कर दिया, एंड बाद में खुद का बॉर्डर बना, और कुछ लोग सोल्जर बन गए। तो मैंने रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस डिप्लीशन रीजन विडन एंड इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड एन रीजन। तो जब भी रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है उसका साइज बढ़ेगा, एंड साइज बढ़ने की वजह वी कैन से ये पी एंड एन, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होते जाएगा। The distance between the p and junction increases due to the increase in the depletion region, and which happens because of increase in the reverse voltage.
तो दिस since a varactor diode behaves like capacitor, the capacitance Cj is inversely proportional to depletion width. Cj is inversely proportional to, we can say, depletion region का width. तो डिप्लीशन रीजन का जितना भी विड्थ है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर मैंने किया तो वी कैन से सीजे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा बिकॉज डिप्लीशन का विड्थ बढ़ गया ना, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके लिए कैपेसिटेंस ऑफ द वैरेक्टर डायोड डिक्रीज होगा। उल्टा किया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा जब डिप्लीशन रीजन का साइज कम होगा तब। तो दिस इज अ डायग्राम दैट वी नीड टू फॉलो, बेसिक डायग्राम। दिस साइड इज अ पीएन जंक्शन, देन यहाँ पे निगेटिव शिफ्ट हुआ था, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, दिस इज डिप्लीशन रीजन। पी टाइप को निगेटिव कनेक्ट किया, एन टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट किया, बिकॉज अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे रिवर्स बैस हुआ, खत्म। देन आफ्टर फॉरवर्ड ये पॉजिटिव होल्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, डिप्लीशन रीजन का साइज बढ़ते जाएगा। साइज बढ़ने की वजह से यहाँ पे सीजे कैपेसिटेंस का क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एग्जाम में आप लोग ये डायग्राम बनाओ, दिस डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। एरो ऐसे इंडिकेट किया तो भी चलेगा। आगे जाते तो सेम डायग्राम हमने फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस जब पीएन जंक्शन डायोड स्टडी किया था दैट टाइम हमने देखा भी था। तो ऐसा ही डायग्राम, सेम डायग्राम एग्जाम में आपको बनाना है, याद रखो। आगे जाते वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्टडी करते। तो वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, द जंक्शन कैपेसिटेंस सीजे इज गिवन बाय सीजे इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस वी आर अपॉन वी टी रेज टू एम। एक एक पैरामीटर यहाँ पे स्टडी करते। सीजे स्टैंड फॉर जंक्शन कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस आपको पता है फैराड में कैलकुलेट करते हैं। तो द यूनिट, और वी कैन से द यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज अ फैराड, यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फैराड। सी नॉट इज अ कैपेसिटेंस एट अ जीरो बायस। तो जब भी ना फॉरवर्ड बायस है ना रिवर्स बायस, पीएन जंक्शन को एक दूसरे के साथ चिपका दिया तो जो भी यहाँ पे कैपेसिटेंस डेवलप होगा उसको हम लोग बोलेंगे जीरो बायस कंडीशन। तो जीरो बायस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस आएगा दैट इज सी नॉट। ये जो कैपेसिटेंस है रिवर्स बायस का, तो बिना बायस का ना फॉरवर्ड ना रिवर्स जो भी आएगा दैट इज जीरो बायस का कैपेसिटेंस। वीआर मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज। व्हाट डू मीन बाय वीआर, इट इज अ रिवर्स बायस वोल्टेज। तो रिवर्स बायस में वोल्टेज कितना है वो यहाँ पे दिया। नेक्स्ट बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ द डायोड, उसका थ्रेशोल्ड लेवल कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज सेंड करेगा। तो बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ डायोड वहां पे मेंशन किया। एंड एम स्मॉल एम इंडिकेट द जंक्शन ग्रेडिंग कोएफिशिएंट, it depend on the type of junction, typically 0.23 0.3 to 0.5। ये जंक्शन ग्रेडिंग कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 0.3 से लेकर 0.5 तक चलता रहता है। तो एग्जाम में वैरेक्टर डायोड का क्वेश्चन पूछा तो डायग्राम तो ड्रॉ करना है अपने को, उसका बेसिक तो लिखना है, वर्किंग भी लिखना है, साथ में ये कैपेसिटर्स का फॉर्मूला लिख के आओ, एग्जाम में खुश हो जाएगा। तो जो मिस्टेक फिजिक्स 1 में किया था वो मिस्टेक फिजिक्स 2 में करो मत। सेमेस्टर 2 का फिजिक्स थोड़ा सा तगड़ा है, थोड़ा सा हार्ड है, तो मिस्टेक्स करो मत। सेमीकंडक्टर फिजिक्स बहुत अच्छा है, आपको अच्छा मार्क्स देगा, लेकिन अगर अपने कंटेंट अच्छा खासा लिखा है तो, नहीं तो नहीं। आगे जाते वैरेक्टर डायोड का ही जो हमने सीखा एक बार वापस रिवाइज करते टेबुलर फॉर्म, कि रिवर्स वोल्टेज अगर मैंने कम किया और वी कैन से हाई से करते, यहां से स्टार्ट करते, रिवर्स वोल्टेज बढ़ा है हाई किया तो डिप्लीशन रीजन का साइज क्या होगा, विड्थ होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। बराबर, बिकॉज कैपेसिटेंस सीजे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ, ठीक है। तो वी कैन से जब भी रिवर्स वोल्टेज का वोल्टेज बढ़ेगा तो डिप्लीशन रीजन का भी साइज बढ़ेगा और कैपेसिटेंस कम होगा। लेकिन अगर मैंने रिवर्स वोल्टेज कम किया तो डिप्लीशन रीजन भी नैरो होगा, उसका साइज भी कम होता जाएगा एंड कैपेसिटेंस बढ़ेगा। एंड अगर मॉडरेट दिखा तो जब भी ये मीडियम है तो ये भी मॉडरेट होगा एंड ये भी मॉडरेट होगा। तो मोस्टली ये कंडीशन हम फॉलो नहीं करते, पहला कंडीशन लास्ट कंडीशन, दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो एग्जाम में जब भी वैरेक्टर डायोड का क्वेश्चन आएगा 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज 45 मार्क का पेपर है, ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले तो 7 मार्क्स तो डिफिकल्टी, 3 से 5 मार्क में क्वेश्चन जा सकता है फॉर दिस चैप्टर। तो दोनों कंडीशन याद रखो, बीच वाला कंडीशन स्किप किया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम। दिस टेबल इज दी दिस टेबल इज दी समरी ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी स्टडीड। तो अब तक जितना भी सीखा ना उसका समरी वी कैन से दिस टेबल, ठीक है। जाते आगे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ वैरेक्टर डायोड स्टडी कर ले। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा तो हमने देखा है कि सीजे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्लीशन विड्थ, और यू कैन से सीजे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवर्स बायस का वोल्टेज, बिकॉज रिवर्स बायस का वोल्टेज अगर मैंने बढ़ाया तो डिप्लीशन रीजन बढ़ता है एंड सीजे कम होता है। तो सेम यहाँ पे होता है, दिस इज द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। एंड हम लोग हमेशा देखते हैं कि निगेटिव पार्ट में दिया, रिवर्स वोल्टेज निगेटिव में जाने वाला ना, रिवर्स बायस का वोल्टेज का कर्व देखा तो हम लोगों ने निगेटिव वोल्टेज दिया था,
तो नेगेटिव वोल्टेज एंड इंक्रीज इन कैपेसिटेंस पॉजिटिव मोड में देखा तो CT इन पिकोफैरेड, दैट इज CT नॉट, एंड रिवर्स वोल्टेज दैट इज वी कैन से VR. तो दिस ग्राफ इज इन डिक्रीजिंग मोड. डिक्रीजिंग मोड मतलब जब भी कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज कम है, and जब भी वोल्टेज ज्यादा होगा कैपेसिटेंस कम है. So the graph shows that whenever the reverse bias voltage increases, depletion region increases and the capacitance of the diode reduces. उल्टा भी लिख सकते हो, जब भी वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटेंस अचानक बढ़ेगा एंड डिप्लीशन रीजन का साइज भी नैरो हो जाएगा. तो आप लोग उल्टा पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हो, जो हमने पहले ही पार्ट पॉइंट पे दिखा था. कॉन्सिक्वेंटली कन्वर्सली क्या होगा, तो एग्जाम में ये आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है, याद रखो. यहाँ पे मिस्टेक करो मत. सादा मिस्टेक किया ना तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आएगा. जितना कंटेंट दे रहा हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क क्वेश्चन है, तो 70-80% मार्क्स तो आराम से मिलेगा. लेकिन जितना कंटेंट दिया उतना लिख के आना है. कुछ भी स्किप करो मत. अरे बहुत लेंदी स्किप करते, अभी ये टाइम स्किप का नहीं. अभी जो टाइम दिया वो पढ़ने का टाइम. तो यहाँ पे स्कीपिंग टेक्निक यूज मत करो, यू नीड टू स्टडी हार्ड. नेक्स्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड. क्या होता है? ट्यूनिंग सर्किट. तो वी आर यूजिंग दिस वैरेक्टर डायोड ट्यूनिंग सर्किट एट रेडियो, टीवी ट्यूनर, सैटेलाइट रिसीवर टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी. जहां पे हम लोग फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं उसको हम लोग ट्यूनिंग. ठीक है. देन VCO में यूज करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं. मोस्टली यूज इन रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. जब भी फ्रीक्वेंसी मुझे मॉड्यूलेट करना है ना, दैट टाइम हम लोग VCO यूज करते हैं, दैट इज वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर. देन PLL, दैट इंडिकेट फेज लॉक लूप. इट इज एसेंशियल इन कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन. इतना डीप में मत जाओ, एप्लीकेशन का सिर्फ नाम याद रखो एंड थोड़ा सा बेसिक लिख के आना. फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, तो यूज इन माइक्रोवेव एंड RF एप्लीकेशन फॉर फ्रीक्वेंसी सिंथेसिस. नेक्स्ट, एंटीना मैचिंग नेटवर्क. इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग द एंटीना इंपेडेंस डायनामिकली. तो जो भी एंटीना सिस्टम है उसका इंपेडेंस डायनामिकली मैच करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं. तो दीज आर द बेसिक पॉइंट दैट वी कैन से. तो एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड, इतना पॉइंट आपको लिख के आना. तो वैरेक्टर डायोड में क्या क्या देखा, उसका हमने बेसिक्स देखा, उसका हमने देखा सिंबल, देन हमने उसका वर्किंग देखा. वर्किंग के बाद हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे. कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमने उसका वी कैन से फॉर्मूला देखा. देन कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमने उसका ग्राफिकल फॉर्म देखा. कैरेक्टरिस्टिक ग्राफिकल फॉर्म देखा एंड देन हमने देखा एप्लीकेशन. तो ये सारे पॉइंट एग्जाम में आपको मार्क्स देंगे. बेसिक, सिंबल, वर्किंग, ग्राफ, फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो इवन 3 मार्क को है ना, सारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आओ, हर एक पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आओ. तो एग्जाम में पूछोगे भाई इसने बहुत अच्छा खासा आंसर लिखा है. डायरेक्टर डायोड सेकंड लास्ट डायोड था. उसके बाद जो डायोड स्टडी करना है दैट इज अ गन डायोड. तो GUN नहीं भाई, GUNN. तो गन डायोड स्टडी करते. तो it is a special type of diode made from N-type semiconductor material, exhibit a phenomenon known as a gun effect. तो गन इफेक्ट के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि ये स्पेशल टाइप का डायोड है जो स्पेशली एन टाइप से ही बना है. PN जंक्शन यूज होने वाला है यहाँ पे, लेकिन मेजरली कहां से बना है, दैट इज एन टाइप से बना है. एंड ये कौन सा इफेक्ट यूज करता है, गन इफेक्ट. तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज गन डायोड. इट इज वाइडली यूज्ड इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेशन एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का जनरेशन जहां पे होता है एंड हाई फ्रीक्वेंसी जहां पे ऑसिलेट होगा, दैट टाइम वी कैन यूज दिस गन डायोड का कांसेप्ट. द वर्किंग ऑफ अ गन डायोड इज बेस्ड ऑन गन इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय द J.B. गन इन 1963. तो J.B. गन एक साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, फिजिकल इंडस्ट्री में काम करते थे. They created the effect known as gun effect. On the base of the gun effect theory, gun diode यहाँ पे create हुआ. The effect occurs in a certain N-type semiconductor such as gallium arsenide, indium phosphorus that have two conduction band value with a different electron mobility. तो गन इफेक्ट ने क्या बोला है कि उसके पास 2 कंडक्शन बैंड होते हैं, उसके बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी यूज करते हैं. मतलब 2 कंडक्शन बैंड, पहला कंडक्शन बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है. दिस इज नोन एज अ मोबिलिटी. तो दिस इफेक्ट ऑकर्स मोस्टली इन कहां पे, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, जहां पे GS एंड IN ये 2 मटेरियल हम लोग यूज करते हैं. यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, 2 कंडक्शन वैल्यूज होते हैं जिसके बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होता है. तो दिस इज अ सिंबॉलिक डायग्राम एंड द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ गन डायोड. तो सिंबॉलिक दिखा तो 2 ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. तो अपने ऐसे बनाया तो भी चलेगा, सॉरी उल्टा बनाया मैंने. तो ये हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाया तो भी चलेगा. तो दिस इज ऑल्सो डायोड फॉर्म. तो दिस इज डायोड ऑफ द सिंबॉलिक फॉर्म इन द गन वन. एंड अगर मैंने यहाँ पे देखा तो सारे एन टाइप है, यहाँ पे N पॉजिटिव,
एन पॉजिटिव एंड बीच में एन, विच इज एक्टिव लेयर। तो दिस आर द मेटल कॉन्टैक्ट। तो गन डायोड का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी दिया, गन डायोड का यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म भी दिया। दोनों पॉइंट आपको एग्जाम है लिख के आना है। And ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले, तो बी रेडी। तो एग्जाम में दोनों डायग्राम आपको बनाना है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनाना है एंड सिंबॉलिक फॉर्म, दोनों आपको बनाना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। देन गन इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो व्हेनेवर द वोल्टेज इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द सेमीकंडक्टर। तो जब भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। एट अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू हाई एनर्जी कंडक्शन बैंड वेयर दे हैव लोअर मोबिलिटी। तो कभी कभी क्या होगा पता है, जब भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो मोमेंट करेंगे हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड, उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट वैल्यू। सैटेलाइट वैल्यू मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला गया ना, तो अर्थ के ग्रेविटी सिस्टम से बाहर चला गया। तो सेम जो भी वैलेंस बैंड था उससे बहुत दूर चला गया, एक हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड में चला गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट वैल्यू। वेयर दे हैव लोअर मोबिलिटी, ऐसा मोमेंट, ऐसा जगह जहां पे उनका मोबिलिटी अभी कम होती जाएगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जंप करेंगे, सैटेलाइट वैली। व्हाट डू मीन सैटेलाइट वैली, हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड, वेयर उनका मोबिलिटी क्या होगा, बहुत कम होगा। पूरा सैटेलाइट एक बार अर्थ सिस्टम से बाहर चला गया, तो उसका मोमेंट एज कंपेयर टू जितना अर्थ से चला गया था उसके हिसाब से कम मोमेंट होगा, स्लो डाउन करो थोड़ा सा। तो सेम जब भी इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस करेंगे, दैट टाइम उसका एनर्जी एक हायर कंडक्शन बैंड में जाएगा, दैट्स व्हाई दे बिकम लोअर मोबिलिटी। This result in a negative differential resistance, meaning an increase in voltage causes to decrease in current. तो ये हायर एनर्जी आने के बाद वो शांत बैठ गया, शांत बैठने के बाद क्या हुआ, उसका निगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ एंड उसकी वजह से आपका करंट क्या होगा, कम होगा। तो वोल्टेज ज्यादा था लेकिन मोबिलिटी कम हुआ, मोबिलिटी कम होने की वजह से डिफरेंशियल रेजिस्टेंस क्या हुआ, निगेटिव हुआ, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंक्रीज इन वोल्टेज विल कॉज अ डिक्रीज इन करंट। ये ओम्स लॉ जैसा नहीं है कि V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज का पैटर्न अलग है। वोल्टेज उसको सप्लाई किया था, मतलब किसी ने अगर आपको फ्री में बिस्किट दिया, तो बच्चों ने बोलते ना कि मम्मी पापा बोलते थे फ्री में किसी ने बिस्किट दिया तो खा मत, तो चक्कर विक्कर आ जाएगा, वैसे ही है ना। आपको फ्री का वोल्टेज दिया, आप लोग एक अच्छे लेवल में चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका मोबिलिटी कम हुआ, ये डिसएडवांटेज हुआ। एंड ये डिसएडवांटेज होने की वजह से निगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस है एंड उसके वजह से आपका करंट क्या होगा, कम होगा। तो किसी ने चॉकलेट देने के बाद कोई बेहोश हो गया, ऐसे ही आपको लगा चॉकलेट दिया तो खुश होना चाहिए ना, नहीं। तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज देने के बाद आप लोग कंडक्शन बैंड में गए लेकिन आपका मोबिलिटी कम हो गया, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से इवन देयर इज इंक्रीज इन वोल्टेज, देयर इज डिक्रीज इन करंट, बिकॉज ये इंक्रीज इन वोल्टेज सपोर्टिंग वाला नहीं, वो कब तक सपोर्ट है, जब तक कंडक्शन बैंड में जाता नहीं तब तक, उसके बाद वो लोअर मोबिलिटी फॉलो करेगा। तो दिस एनडीआर इफेक्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई फील्ड डोमेन, दैट इज लोकलाइज्ड चार्ज रीजन दैट ट्रैवल थ्रू द मटेरियल एंड प्रोड्यूसेस माइक्रोवेव ऑसिलेशन। ये फायदा क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे माइक्रोवेव सिग्नल्स, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी क्रिएट होंगे, एंड फॉर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यही कंडीशन अपने को चाहिए। तो whenever there is an NDR effect and which is passing through the high electric field, that time we can producing a microwave oscillation, high frequency oscillation यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो these are the basic point, basic explanation of gun effect। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसके लिए थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस किया तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं। दो तीन बार छाप के देखो, कॉपी करो, रिटर्न एक एज इट इज ऊपर का सेंटेंस पढ़ो, लिख के देखो, दो तीन बार लिखने के बाद आपके मेमोराइज में हो सेव हो जाएगा, आपके ब्रेन के स्टोरेज में हो सेव हो जाएगा, नो नीड टू वरी। गन जैसे वैरेक्टर डायोड का इक्वेशन दिखा था, वैसे गन इफेक्ट का यहाँ पे इक्वेशन दिखते हैं। तो करंट डेंसिटी J इज इन द एक्टिव रीजन ऑफ डायोड इज गिवन बाय, तो व्हाट इज द करंट डेंसिटी, हमने पहले भी स्टडी किया था चैप्टर नंबर आई थिंक 1 में। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। व्हाट इज सिग्मा, पहले J मतलब करंट डेंसिटी आएगा, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल आएगा, एंड E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने यहाँ पे देखा, तो वी आर गेटिंग करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक और फॉर्मूला आता है, करंट अपॉन एरिया, ये भी इसका फॉर्मूला आता है। मेजर में ये यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो कंडक्टिविटी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वोल्टेज अप्लाई किया। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये इसका फॉर्मूला आएगा, दैट इज एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट आता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन जो आपको गन इफेक्ट में याद रखना है। तो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है, हर एक कंटेंट मैंने एकदम डीप में नहीं दिया, अपने को साइंटिस्ट नहीं बनना, सेमेस्टर 2 का एग्जाम है, सेमेस्टर 8 का नहीं है, एमटेक का एग्जाम नहीं है।
तो मेक श्योर कि जितना चाहिए उतना आप वैरायटी दो एग्जामिनर। भाई ये नहीं भी उसने ये भी लिखा है, उसने ये भी लिखा है, ये ऐसे जितना आप वैरायटी दोगे ना एग्जामिनर खुश होगा। तो गिव द वैरायटी टू द एग्जामिनर्स सो दैट वो कंक्लूड करे भाई इसने बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा है। बिकॉज कोई भी कंटेंट अपने एकदम डीप में लिखा ना, वो लिखने से अच्छा उसको वैरायटी अगर दी। मतलब मैंने सिर्फ आज खिचड़ी बनाया और आपको पूरा प्लेट भर खिचड़ी की, दो तीन बाइट खाने के लगे क्या है बहुत कंटा लगी नए कुछ होते। लेकिन आपने अगर वैरायटी दिया, थोड़ा थोड़ा वैरायटी, 56 भोग का अपने ताट बना के दिया, प्लेट बना के दिया, थोड़ा ही दिया, लेकिन खुश हो भाई इसने वैरायटी दी। सेम पेपर्स लिखने में होता है, हम लोग जब पेपर चेक करते हैं ना तो सेम कंटेंट देखते हैं कि इसने वैरायटी कैसे लिखा। जो पेपर चेक करता है बीएससी एमएससी पीएचडी, आप कौन हो, जस्ट फर्स्ट इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर, तो दे नो योर कि आप लोग कितना लिख सकते हो। तो डीप में लिखने से अच्छा वैरायटी का आंसर्स लिखो इन दी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, देन कंडीशन देखते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड E exceeds the critical value of EC, the conductivity decreases and leading to negative differential in TR। मतलब जब भी वोल्टेज थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा ना, हम लोग हाई कंडक्शन वैल्यू में जाएंगे, उससे क्या होगा अपना कंडक्टिविटी डिक्रीज हुआ। कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज लोअर मोबिलिटी हुआ ना, हमने पहले भी स्टडी किया था, यहाँ पे क्या होगा लोअर मोबिलिटी होगा। उसकी वजह से क्या होगा निगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस होगा। व्हाट इज निगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस? डीजे अपॉन डी। तो जे अपॉन ई इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कम हुआ मतलब क्या होगा जे अपॉन ई का वैल्यू क्या होगा जीरो से कम होगा। दैट्स इंडिकेट इट्स अ निगेटिव। तो जीरो से कम हुआ मतलब क्या हुआ निगेटिव वैल्यू हुआ ना, एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज ऑसिलेटर, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जैसे बिहेव करेगा। तो एग्जाम में ये कंडीशन भी आपको लिख के आना। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द गन डायोड। तो वर्किंग देखा तो व्हेनेवर वी अप्लाइड वोल्टेज तो क्या होता है देखते। तो पहला कंडीशन स्टडी करते कि व्हेनेवर वी अप्लाइड वोल्टेज, a gun diode consists of n type semiconductor usually GS and IP with the three regions, तीन regions। तो पहला रीजन इट इज अ हेवीली डोप्ड कैथोड, दूसरा है एक्टिव रीजन व्हिच इज थिन एंड लाइटली डोप्ड, एंड द थर्ड वन इज हेवीली डोप्ड एनोड। तो हेवीली डोप्ड कैथोड, हेवीली डोप्ड एनोड एंड थिन रीजन मेड अप ऑफ द एक्टिव रीजन। ये इसका बेसिक हमने सिस्टम देखा। उसको हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते, उसकी वजह से क्या होगा देखते ना। उसकी वजह से क्या होगा एज अ वोल्टेज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी एंड एक्सेलरेट। तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया, एंड वो लोग कहाँ पे जाएंगे हाई कंडक्शन बैंड में जाएंगे, सैटेलाइट वैली में जाएंगे। सैटेलाइट वैली में जाने के बाद क्या होगा एक्सेलरेशन मोशन आएगा, and whenever the electric field reaches a certain threshold EC, electrons move to the high energy conduction band, हमने उसको सैटेलाइट वैली नाम दिया, reducing the mobility and creating high field domain। साधु बन जाएंगे, उनको लगता है भाई हमने दुनिया जी ली, and वो शान बैठेंगे। तो ये मोमेंट आएगा, उसकी वजह से क्या होगा उसका निगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, करंट उसका डिक्रीज होगा, and ये अपने को काम करना है द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। व्हाट दिस इज, whenever the electric field reaches to certain value of threshold EC, क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा हायर कंडक्शन बैंड में, हायर कंडक्शन बैंड में जाने के बाद उसका मोबिलिटी कम होगा, एंड हाई फील्ड डोमेन क्रिएट होगा फॉर द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। तो दो पॉइंट स्टडी किए, पहला बेसिक वन एंड दूसरा वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे एंड निगेटिव रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। थर्ड पॉइंट डोमेन फॉर्मेशन। तो डोमेन फॉर्मेशन ऑसिलेशन क्या होता है, द हाई फील्ड डोमेन मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो जो भी साधु बन गए, जो साधु बन गए इलेक्ट्रॉन से, जिनका मोबिलिटी कम हो गया, वो कैथोड टू एनोड उसका मूवमेंट होगा। बिकॉज कैथोड निगेटिव होता है एनोड पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा निगेटिव, निगेटिव के पास नहीं जाएगा ना, जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव के पास जाएगा, तो एनोड के पास चला गया। तो वंस इट रीचेस द एनोड इट डिसअपियर्स एंड न्यू डोमेन फॉर्म एट द कैथोड। तो एक बार एनोड के पास जाएगा तो डिसअपियर हो जाएगा, बिकॉज उसका हम लोग बाद में यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी क्रिएशन। दिस रिपीटिव प्रोसेस जनरेट द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पे स्टडी करते क्या दिया लास्ट, माइक्रोवेव सिग्नल जनरेशन। तो द ऑसिलेशन आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू द रेजोनेंट सर्किट और द वेवगाइड। तो जो भी ऑसिलेशन यहाँ पे हुआ है उसको हम लोग रेजोनेंट सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड देन हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ इज डिटरमाइंड बाय द ट्रांजिट टाइम कंडीशन। जो भी यहाँ पे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्रिएट होगा, जो भी यहाँ पे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्रिएट होगा, वो ट्रांजिट टाइम कंडीशन एक होता है, उसके उसको यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक लिख के आना उसका। तो व्हाट इज द ट्रांजिट टाइम कंडीशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफ वो देखते हैं। एफ इज इक्वल टू वी डी अपॉन एल। एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो हम लोग कैच करने वाले, वी डी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज डोमेन। ये अपने बहुत पहले स्टडी किया होगा 11th इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर नाम का चैप्टर था फिजिक्स में, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने सीखा होगा। दैट एफ इज इक्वल टू वी डी अपॉन एल, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एक्टिव रीजन।
तो 3 रीजन है, कैथोड का, एनोड का, बीच वाला एक्टिव, उसका लेंथ कितना है उसके हिसाब से, बिकॉज वो सबसे लाइट है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. Since the frequency depend on the diode's material properties and dimension, gun diode can generate signals in microwave range of 1 to 100 gigahertz. मतलब ये सारी चीजें अपने उनसे टाइप का गन डायोड यूज किया है, गैलियम आर्सेनिक यूज किया कि इंडियम फास्फोरस यूज किया, उसके हिसाब से वेरी होगा. लेकिन नियरली वो कितना फ्रीक्वेंसी देता है, रेंज देखा तो 1 to 100 गीगाहर्ट्ज, इतना रेंज का आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलने वाला है. गीगा मतलब कितना होता है पता है ना? बेसिकली अगर स्टडी किया तो किलो मतलब 10^3, मेगा मतलब 10^6, एंड देन गीगा मतलब 10^9. एक के बाद 9 जीरोस अगर आपने दिया, एक के बाद 9 जीरो, तो इतना हर्ट्स आएगा, मतलब 1 गीगाहर्ट्स. 1 जीबी हम लोग बोलते हैं ना, 1 जीबी, सेम जीबी मतलब गीगाबाइट. तो ये चीज याद रखना है कि 1 to 100 गीगाहर्ट्स इतना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्रिएट होगा. ठीक है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गन डायोड? तो गन डायोड का एक कर्व दिया कि बेसिक को कैसे फॉलो होता है. तो दिस इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दिस इज द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट. तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज यहाँ पे सेंटर में दिया. बिफोर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर मैंने यहाँ पे देखा तो करंट बढ़ते जा रहा है, देखो करंट बढ़ते जा रहा है, बिकॉज आपने जितना वोल्टेज दिया ना वो एक पॉइंट के पहले था. थ्रेशोल्ड वोल्टेज के पहले करंट ज्यादा था, लेकिन थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद अगर मैंने करंट दिया ना तो वो डिक्रीजिंग मोड में जाएगा. उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू पॉइंट. देखो आपने कि डिक्रीजिंग मोड में चला गया, उसके बाद वो बढ़ेगा एक पॉइंट के बाद, लेकिन उसको भी टाइम, आगे वो रीजन 1 में शिफ्ट होगा. दिस रीजन इज नोन एज अ वैल्यू पॉइंट. ये सैटेलाइट वैली का काम करता है. तो व्हाट दिस इज, रीजन 1 ऐसा कंडीशन जहां पे पॉजिटिव रेजिस्टेंस होता है. द करंट इंक्रीजेस विद वोल्टेज अंटिल द पीक पॉइंट. तो जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी बढ़ रहा है, बिकॉज आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज टच नहीं किया ना. थ्रेशोल्ड वोल्टेज मार्क्स द स्टार्ट ऑफ गन इफेक्ट. ये पॉइंट ऐसा है जहां से गन इफेक्ट स्टार्ट होगा. Region 2 is a negative resistance. तो after the peak, the current decreases as the voltage increases, reaching the value point. तो जैसे इसके ये पॉइंट के बाद वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका करंट सिस्टमेटिकली कम होते जाएगा. पोस्ट वैली मतलब वैली के बाद द करंट राइज अगेन बियॉन्ड एक नॉर्मल रेजिस्टर. तो ये रीजन के बाद अगेन करंट आपका बढ़ेगा, अगेन एक पॉइंट के बाद कम होगा. Cues, what is a cues? The negative resistance region enables the microwave frequency oscillation or the radio frequency application. तो ये जो रीजन है, ये रीजन में आपको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस और वी कैन से हाई फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन आपको मिलेगा. तो एग्जाम में इसका भी आपको कैरेक्टरिस्टिक लिख के आना है. ठीक है. तो मेक श्योर ये पॉइंट्स आपको प्रॉपरली लिख के आना है. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको फॉलो करना है. ठीक है. तो दिस अबाउट द गन डायोड. लास्ट पॉइंट आई थिंक यहाँ पे होगा, दैट इज एप्लीकेशन, वो स्टडी करते हैं. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द गन डायोड? तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द गन डायोड. हम लोग यूज करते हैं दैट इज माइक्रोवेव ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी में. देन वो यूज करते गन डायोड ट्रांसमीटर में, जो पुलिस स्पीड रेडार्स होते हैं ना, मोशन डिटेक्टर. कोई गाड़ी 200-300 किलोमीटर की भाग भाग रही, इतना नहीं होता, लेकिन 100 क्रॉस किया, 150 क्रॉस किया, उसको पकड़ना है. तो जो हाथ में आपके ट्रांसमीटर होता है ना, इसे हम लोग कैच करते हैं, दैट इज गन डायोड ट्रांसमीटर. माइक्रोवेव एम्पलीफायर में यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेटर में यूज करते हैं, एंड तीनों फ्रीक्वेंसी सोर्स में यूज करते हैं. दीज आर द 5 पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिख के आने, बस ज्यादा कुछ भी. तो दिस इज द कंटेंट फॉर द टूडेज. तो चैप्टर टी यहाँ पे खत्म हो गया. जो अपना चैप्टर 3 है इंपॉर्टेंट डायोड, वो आज यहाँ पे एंड हो गया. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट डायोड के बारे में. अगेन यहाँ पे 4 to 5 इंपॉर्टेंट डायोड्स थे, एंड उस डायोड के ऊपर ये चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं. अगेन वेटेज गो फॉर 12 to 14 मार्क्स, बिकॉज क्वेश्चन 5 मार्क का 7 मार्क का कैसे ही बन सकता है. तो व्हाट आर द क्वेश्चन का लिस्ट? दिस इज द क्वेश्चन का लिस्ट. हर एक का क्वेश्चन सेम ही. वी हैव मल्टीपल डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, जीनर डायोड, इलेक्ट्रिक डायोड एंड गन डायोड. ये 5 में से कोई भी 2-3 क्वेश्चन पूछने वाले. बाकी सबके आंसर्स नियरली सेम है कि कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, डायग्राम क्या है, यही क्वेश्चन है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज दी डायरेक्टेड डायोड एंड गन डायोड. इन दोनों में से कोई तो एक क्वेश्चन आएगा, एंड इन तीनों में से कोई भी 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं. फर्स्ट 3 में से कोई भी 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में से एक क्वेश्चन बनने वाला है. तो मैं तो बोलूंगा कि भाई हर एक क्वेश्चन बेसिक बढ़ के जाओ. तो यहाँ पे टिक मार्क करने से कुछ भी नहीं. पहले 3 क्वेश्चन तो हमने रिवीजन भी किए थे इन द प्रीवियस सेमेस्टर 1 ऑल्सो, कि जीना डायोड वहां पे भी था, सोलार सेल फोटो डायोड 12th की सेमीकंडक्टर चैप्टर में थे. डायरेक्टेड डायोड एंड गन डायोड ये आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को ज्यादा होगा, लेकिन अभी से बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया. तो फर्स्ट 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 से 2, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में से कोई भी एक क्वेश्चन श्योर आएगा. तो बी रेडी फॉर दिस चैप्टर. अच्छा खासा स्कोर आपको देने वाला है. अगेन यहाँ पे न्यूमेरिकल आने का चांसेस कुछ भी नहीं. तो कैसा लगा लेक्चर?
इन द वन लेक्चर हमने पूरा चैप्टर कंडक्ट किया विद क्वेश्चन बैंक एंड नोट्स के साथ. तो मेक श्योर ऐसा ही सपोर्ट बढ़ाना है स्टूडेंट और यहाँ पे देते जाएंगे. देयर इज वन गुड न्यूज़ फॉर यू. बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट YouTube ने दो फैसिलिटी इन YouTube चैनल पे लॉन्च की. द फर्स्ट वन एट द ज्वाइन बटन एंड सेकंड इज अ सुपर थैंक्स. So whenever you want to become the admission Guruji का premium member, you can join the join button and जब भी कोई कमेंट करना you can just super thanks. तो आपके सपोर्ट की वजह से हमने ये चीज अचीव की. मेक श्योर ऐसा ही सपोर्ट हमें YouTube चैनल पे मिलना चाहिए एंड सो दैट वी कैन डू द मोर कंटेंट. आप नेक्स्ट लेक्चर वापस मिलते हैं.